तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए सीजन 2 की शुरुआत करते हैं एपिसोड 1 से, जहां पे शुरुआत में हमें हमारी वेंसडे जेना ऑर्टेगा बंधी हुई दिखाई देती है एक ऐसे साइको किलर के पास में, जिसके पास में काफी सारी डॉल्स है और उसे बांधा गया है जैसे कि उसे मारा जाने वाला हो। जहाँ पे वेंसडे बताना शुरू करती है कि इस साल की पूरी छुट्टियां उसने अपनी साइकिक पावर्स को बढ़ाने में लगाई है। उसकी जो एक दुष्ट दृष्टि है जिससे कि वो फ्यूचर और पास्ट ये सारी चीजें देख सकती है, तो उन्हीं चीजों को उसने एनहांस किया है। बचपन से उसके पास में शक्तियां थी, लेकिन बड़े होते होते उसने उन पूरी शक्तियों को पा लिया था। हमने सीजन 1 के अंदर देखा था कि वेडनेसडे की एक बहुत ही अच्छी वाली सोर्स कीपर थी, कह सकते हैं कि उसे एक मार्गदर्शन दिखाने वाली उसकी बहुत पुरानी गॉडेस थी। उसके फैमिली की ही एक मेंबर थी जिसका नाम गुडी एडम था। उसकी एक बुक थी जिसे कि वेडनेसडे ने अपने साथ रख रखा था और उसी को पढ़ पढ़ के वेडनेसडे के पास में काफी सारी शक्तियां आ गई थी। तो इस छुट्टियों के अंदर वेडनेसडे ने अपनी इन्हीं शक्तियों के ऊपर काम किया। वो चीजों को पकड़ के उससे रिलेटेड जो भी स्टोरी है वो सब कुछ पता लगा सकती है। किलर के बारे में पता चला था जिसे कोई भी नहीं ढूंढ पा रहा था, उसे ही पकड़ने के लिए वो अमेरिका जा रही थी। लेकिन एज यूजुअल उसके पास में काफी सारे हथियार रहते हैं, जैसा कि हमने ट्रेलर के अंदर भी देखा था। तो यहाँ पे एयरपोर्ट पे उसे पकड़ लिया जाता है, उसके एक हथियार करके निकलवाए जाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात कि उसके छोटे से पाउच के अंदर एक हाथ मिलता है, जहाँ पे वेडनेसडे कहती है कि ये तो बस मैं मेकअप करती हूँ मरे हुए लोगों का। इस बात से लोगों को प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि इस बात से प्रॉब्लम थी कि उसके बैग के अंदर एक सनस्क्रीन मिली है और वेडनेसडे जैसी लड़की सनस्क्रीन तो कभी यूज कर ही नहीं सकती है। क्या जिसके बाद वो अमेरिका पहुंच जाती है, एक आदमी के पास जाती है जो कि एक आइसक्रीम का ट्रक चलाता है, लेकिन उसे टच करते ही कहीं ना कहीं वेडनेसडे को उसकी सारी करतूतों के बारे में पता चल जाता है। यह आदमी वेडनेसडे को मार के उसे वहीं पे बेहोश करके बांध देता है। लेकिन वेडनेसडे हमारी काफी समझदार और काफी पावरफुल लड़की है, वो अपने साथ में थिंक को लेकर आई थी। थिंक इस आदमी को बुरी तरीके से मारता है, पीटता है, दीवारों से उसका सर फोड़ देता है और आखिर के अंदर वेडनेसडे भी अपने आप को छुड़वा के इस आदमी की जान ले लेती है, यानी कि उस किलर को मार डालती है जिसे काफी सारे लोग ढूंढना चाह रहे थे, क्योंकि उस किलर ने काफी सारी छोटी छोटी बच्चियों की शायद जान ली है और उसी चक्कर में काफी सारी डॉल्स वगैरह भी इकट्ठा कर रखी है। जिसके बाद में हम वेडनेसडे को देखते हैं, आज उसका दिन आने वाला था जब वो अपने स्कूल वापस लौटने वाली थी। गाइस, इस स्कूल का नाम है नेवरमोर एकेडमी, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आउटकास्ट बच्चे पढ़ते हैं। आउटकास्ट बच्चे गाइस वो होते हैं जिनके अंदर हमेशा से ही कोई पावर होती है। नॉर्मीज का मतलब होता है नॉर्मल बच्चे जो कि इस स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं, जिनके पास कोई पावर नहीं होती है। अब आउटकास्ट बच्चे वो भी हो सकते हैं जिनके पेरेंट्स दोनों ही आउटकास्ट वाले थे, या फिर दोनों में से कोई एक पेरेंट आउटकास्ट वाला हो। मतलब ओवरऑल बच्चे में पावर्स होनी जरूरी है। वेडनेसडे ने अपने पिछले सीजन से रिलेटेड और अपनी जितनी भी छुट्टियां वगैरह गई है, उसने जितने भी लोगों को मारा पीटा है, उन सबसे रिलेटेड उसने एक बुक लिखी थी और उस बुक को कहीं ना कहीं वो पब्लिश भी करना चाहती है। अब हमें यहाँ पे वेडनेसडे के साथ उसका भाई पक्सली भी दिखाया जाता है। लास्ट सीजन में दिखाया गया था कि पक्सली बहुत छोटा है और उसे स्कूल नहीं भेजा जाएगा, लेकिन इस सीजन में बताया गया है कि पक्सली बड़ा हो गया है और उसे भी अब इसी नेवरमोर एकेडमी के अंदर एडमिशन दिलवाने के लिए ये दोनों पेरेंट्स छोड़ने के लिए जाने वाले थे। हमें लर्च का भी सीन दिखाया जाता है। लर्च इस फैमिली का ही मेंबर है, ड्राइवर है और इसे भी बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है, लेकिन फिर भी ये इस फैमिली के साथ ही रहता है। एक बुरा सा बड़ा सा भयानक सा मॉन्स्टर है जिसे हमने कई सारे कार्टून्स के अंदर भी एक मॉन्स्टर की तरह से देखा था। अब यहाँ पे हमें पक्सली की पावर्स के बारे में बताया जाता है, जिसके पास में इलेक्ट्रिक पावर है। ये सेम पावर गाइस इसके अंकल के पास में भी है, यानी कि गोमेज का भाई फेस्टर। आगे आ ही जाएगा, आप लोगों को पता चल ही जाएगा। जिसके बाद हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है। जंगल में एक कपल था जो कि मंगल कर रहा था, एक आदमी एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, यानी कि इस कपल की कंटिन्यूअसली पिक्चर्स खींचता जा रहा था। तभी हमें यहाँ पे एक साथ कई सारे कौवे दिखाए जाते हैं। अब ये कौवे थोड़ा नॉर्मल कौवा नहीं था, इसकी एक आंख पूरी तरीके से रेड हो रखी थी, ऐसा लग रहा था छिली हुई आंख है। और कौवों की एक पूरी की पूरी गैंग आ जाती है जो कि इस इन्वेस्टिगेटर के ऊपर बुरी तरीके से अटैक कर देती है। ये आदमी कॉल करता है एक बंदे को और कहता है कि अगर मैं मारा गया तो मेरे सारे के सारे सबूत डेस्क पे मिल जाएंगे। पता चलता है कि इस आदमी की गाड़ी के अंदर भी काफी सारे कौवे बैठे थे, जिसने इस आदमी को नोच नोच के जान से मार डाला। जिसके बाद नेवरमोर पे सीन शिफ्ट हो जाता है। स्कूल के अंदर अब तक ये एडम्स फैमिली आ चुकी थी अपने दोनों बच्चों को छोड़ने के लिए, यानी कि वेडनेसडे एडम और इसी के साथ में पक्सली एडम दोनों स्कूल के अंदर एंटर करते हैं, जहाँ पे यही बोला जाता है कि पक्सली का वेडनेसडे को ध्यान रखना है। जहाँ पे वेडनेसडे कहती है कि आप मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा, क्योंकि उसकी माँ के साथ में बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो कहती है कि आप अपने बेटे के बारे में ही सोचिए। पक्सली को अच्छे खासे इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि अगर उसे किसी को भी सताना है, परेशान करना है, तो वेडनेसडे को लिखित के अंदर देना पड़ेगा। जैसे ही वेडनेसडे स्कूल के अंदर एंटर करती है तो हर कोई इंसान उसके आगे पीछे घूमने लग जाता है। उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। सीजन 1 से अगर हम इसे रिलेट करें तो सीजन 1 के अंदर वेडनेसडे ने इस पूरी स्कूल की जान बचाई थी। एक बहुत ही बड़ा इवेंट हो गया था, एक जादूगर को वेडनेसडे ने मारा था जो कि पूरी स्कूल को खत्म करना चाहता था, और साथ ही में कई सारे मॉन्स्टर्स वगैरह भी थे। ये सब चीजें तो गाइस आपको 8th एपिसोड देखना ही पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर वेडनेसडे ने क्या क्या कारनामे किए थे। इस चक्कर में वेडनेसडे यहाँ की हीरो बन चुकी थी। अभी यहाँ पे एक बियंका लड़की है, इसके पास में ये पावर्स है कि अगर वो कुछ भी बोलेगी सामने वाले को तो सामने वाला उसकी बातों से अट्रैक्ट हो जाएगा। साथ ही में लास्ट सीजन के अंदर जो हमारी प्रिंसिपल थी उसका नाम वीम्स था, जो कि बेचारी मर गई थी। बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर थी। तो अब इस स्कूल का नया प्रिंसिपल आता है जिसका नाम बेरी है। वो आके वेडनेसडे से खुद को इंट्रोड्यूस करता है और भी कई सारी चीजें बताता है, जैसे कि वेडनेसडे यहाँ पे फेमस हो चुकी है तो उसको हर कोई अप्रिशिएट कर रहा है। इवन ये प्रिंसिपल भी उसे अप्रिशिएट करता है। लेकिन
वेडनेसडे की जबान बहुत ज्यादा चलती है, तो वो इस प्रिंसिपल को भी चुप करा देती है और कहती है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ की नेम फेम के अंदर, और वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो अपने रूम तक आती है, लेकिन उसकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा हो चुकी थी क्योंकि हर कोई उसे अपना हीरो मान रहा था, तो रूम के बाहर भी बच्चों ने स्टिकर्स लगा रखे थे। कमरे में आते ही मॉल काफी ज्यादा रंगीन था। वेडनेसडे की बेस्ट फ्रेंड इनिड यहाँ पे थी, साथ ही में इनिड के काफी सारे दोस्त भी थे। अब हमें पता है कि सीजन फर्स्ट के अंदर इनिड की पावर थी एक वेयरवुल्फ की, बट बेचारी वो बन नहीं पा रही थी, लेकिन आखिरी एपिसोड तक आते आते वो भी एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो गई थी। तो फाइनली उसे भी अपना ग्रुप मिल गया था। सारे बच्चों को इनिड कमरे से बाहर निकाल देती है। वेडनेसडे और इनिड आपस में बातचीत करते हैं कि इन्होंने पूरी छुट्टियां क्या क्या करा। इनिड ने कई सारी चीजें सीखी है और उसे इस क्लास सेक्शन के अंदर भी कई सारी चीजें सीखनी है। वेडनेसडे बताती है कि उसने कई सारे किलर्स को मारा है, नए नए मर्डर्स को एक्सप्लोर करा है, अपनी बुक लिखी है, और साथ ही में वो इनिड के लिए एक डॉल भी लेकर आती है। ये डॉल वही थी जिस आदमी को वेडनेसडे ने जान से मारा था, और इनिड उसके लिए एक टी शर्ट लेकर आती है जो कि किसी बहुत बड़े पोएट की लिखी हुई थी। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी वेडनेसडे एक दरवाजा खोलती है, तभी एक तीर आके लगता है जो कि शायद दोनों को लग सकता था, लेकिन दोनों ही बच जाती है। ऐसा लगता है कि स्कूल में आते ही कदम रखते ही वेडनेसडे के वापस से दुश्मन बन गए हैं, कोई उसे स्टॉक कर रहा है। और वेडनेसडे को ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि मजा आ गया, आते ही उसे कोई तो छेड़ रहा है। तभी इनका कोई रूम नॉक करता है कि और कोई नहीं बल्कि एजेक्स था। एजेक्स के पास में गाइस पावर है कि अगर वो किसी भी इंसान को देखेगा तो उसे पत्थर का बना देगा, तो इसी के चक्कर के अंदर वो कैप पहन के रखता है। लास्ट सीजन के अंदर इनिड और एजेक्स कपल हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही इनिड वापस से लौटती है स्कूल में, तो इस बार उसे एजेक्स से कोई भी लेना देना नहीं था, और वो वेडनेसडे को यही कहती है कि अब उसकी फीलिंग्स खत्म हो गई है। वेडनेसडे वापस से उसी पिक्चर को देखने लगती है, टच करके उस पिक्चर से रिलेटेड कई सारी चीजें जानने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सामने किसी की भी इमेज नहीं आ रही थी। जिसके बाद में हम पक्सली को देखते हैं, उसके पेरेंट्स उसे एक कमरे के अंदर छोड़ने के लिए आते हैं। ये लड़का यूजीन है जिसके पास में मधुमक्खियों की पावर थी। लास्ट सीजन के अंदर वो वेडनेसडे के साथ साथ ही घूम रहा था, और उसने भी वेडनेसडे की बहुत ज्यादा मदद करी थी एक बहुत बड़ा बैटल लड़ने के अंदर। लेकिन इस बार उसे वेडनेसडे के साथ में नहीं बल्कि पक्सली के साथ में रखा गया था, क्योंकि जो यूजिन है वो छोटा लड़का है, यानी कि इतना बड़ा लड़का नहीं है। कहीं ना कहीं यूजिन को पक्सली कोई खास पसंद नहीं था, लेकिन यहाँ पे पक्सली के फादर यानी कि गोमेज एडम कह के जाते हैं कि तुम दोनों दोस्तों को आज से नहीं बल्कि अब हमेशा हमेशा के लिए दोस्ती बना के रखनी है। चाहे तुम किसी का कत्ल कर रहे हो या फिर तुम किसी खुशी में साथ हो, तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ गवाही भी देनी पड़ेगी, तो दोस्तों को हमेशा ध्यान से चूज करना चाहिए। गोमेज बहुत ज्यादा खुश हो रहा था अपने स्कूल को देख देख कर, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका बचपन भी यहीं बीता था। अब यहाँ पे यूजिन बताता है कि कैसे अब उसने अलग अलग जानवरों के ऊपर पावर्स हासिल करी है, अलग अलग जानवर उसकी बातें सुनने लगे हैं। वो यहाँ पे छोटे छोटे अर्थवॉर्म्स को एक लेटर के अंदर चेंज कर देता है। पक्सली कहीं ना कहीं उसके साथ में दोस्ती बढ़ाना चाहता था, लेकिन यूजिन को उसके साथ में दोस्ती करने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। जिसके बाद अब सारे बच्चे नीचे पहुंच चुके थे। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल था बैरी, वो कहीं ना कहीं एडम्स फैमिली पे बटर लगा रहा था। मोर्टिशिया जो थी वो एक बहुत ही बड़ी किरदार थी आउटकास्ट के अंदर, यानी कि बहुत ही फेमस थी और बहुत ही ज्यादा रिच थी। कहीं ना कहीं अब इस स्कूल को अपनी इमेज सुधारनी थी, तो इसी के चक्कर में इन्हें बहुत सारा फंड रेस करना था। तो एक गाला इवेंट होता है जिसके अंदर वेडनेसडे की माँ को प्रेसिडेंट बनने के लिए फोर्स करने लगता है कि आप प्लीज इस गाला इवेंट के अंदर खुद का पार्टिसिपेट करेंगी तो हमारे स्कूल को बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगा, वापस से उसकी इमेज लौट आएगी, तो आप प्लीज सोचिए। लेकिन कहीं ना कहीं मोर्टिशिया इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं थी, और वो कहती है कि नहीं, मुझे तो वापस आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वैसे भी मेरी बेटी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी अगर मैं यहाँ पे रुक गई तो। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज के बारे में सोचती है कि वेडनेसडे हमेशा कहीं ना कहीं किसी चीज में फंसती रहती है, तो अगर वो अपने बच्चों के पास ही रुक जाएगी तो भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद में ये प्रिंसिपल बैरी इन लोगों को लेके एक अलग से ही क्वार्टर के अंदर आता है जिसे थॉर्नहिल ने बनाया था। अब गाइस थॉर्नहिल लास्ट सीजन के अंदर पौधों की टीचर हुआ करती थी, वो थॉर्नहिल जिसने की टाइलर को एक हाइड में बनाया था। अब थॉर्नहिल कौन है गाइस, आपको अगर ये जानना है तो सीजन फर्स्ट देखिए, और थॉर्नहिल ने क्या किया था, यानी कि टाइलर जो कि एक हाइड मॉन्स्टर बन गया था उसको कैसे कन्वर्ट किया था, ये सब आपको फर्स्ट सीजन से ही पता चलेगा। खैर अभी मोटा मोटा हम थॉर्नहिल पे बात करते हैं जिसने इस पूरे के पूरे घर को पिंक कलर का सजा दिया था। एडम्स फैमिली जो कि ब्लैक कलर की दीवानी थी, और ये सारे मॉन्स्टर्स ही है सारे फैमिली के अंदर, तो पिंक कलर देख के सारे अजीब बिहेव करने लग जाते हैं कि आखिर कोई इतना कलरफुल कैसे हो सकता है। लेकिन जब तक मोर्टिशिया खुद का फैसला नहीं ले लेती है कि वो गाला इवेंट के अंदर प्रेसिडेंट बनेगी या नहीं बनेगी, तब तक वो इस घर के अंदर रह सकती है। वापस से वेडनेसडे उसकी माँ के अंदर थोड़ी बहुत खटपट हो जाती है। वेडनेसडे नहीं चाहती है कि उसकी माँ उसके आसपास भी रहे, लेकिन यहाँ पे अब मोर्टिशिया को लगने लगता है कि वेडनेसडे उसे कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हर बार छुपाती है। उसके फादर कहते हैं कि कोई बात नहीं, उसे जाने दो, उसकी खुद की भी लाइफ है। वेडनेसडे घूमते घुमाते जंगलों में चली जाती है, और तब उसे पता चलता है कि यहाँ पे तो कोई पुलिस केस ओपन हो चुका है। एक आदमी जिसकी आंखों को नोच लिया गया है, बहुत बुरी तरीके से उसका मर्डर हुआ है, और यहाँ पे उसे एक शेरिफ भी मिलती है, और शेरिफ यहाँ पे वेडनेसडे को भी देखती है कि आखिर वेडनेसडे इस जगह पे कैसे आई। तो वेडनेसडे यहाँ पे इस केस से रिलेटेड बातें करने लगती है। अब यहाँ पे जो पुराना शेरिफ था उसका नाम गैल्पिन था। गाइस वो टाइलर का बाप था। टाइलर वो जो हाइड बन गया था, जो मॉन्स्टर बन गया था आखिरी एपिसोड में, जिसे उठा के बंद कर दिया था, उसका जो बाप जो पुलिस वाला था उसका नाम गाइस गैल्पिन है। ठीक है, वो अभी पुलिस वाला नहीं है, उसे पुलिस वाले की पोस्ट से हटा दिया गया था क्योंकि उसने अपनी बेटे को छुपने में मदद करी थी। तो अभी यहाँ पे एक नई शेरिफ आ गई है जो कि ये लेडी है। तभी यहाँ पे वेडनेसडे को कोई अजीब सा इंसान दिखता है जो कि यहाँ से भाग रहा था। वेडनेसडे उसे पकड़ के मारती है। पता चलता है कि और कोई नहीं बल्कि गैल्पिन ही है, टाइलर का बाप, जो कि अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर ही रहा है जबकि उसने जॉब छोड़ दी है। वेडनेसडे और इसके बीच में कोई कन्वर्सेशन होने लगता है कि जो आदमी मरा है वो
गैल्पिन का फ्रेंड है जिसका नाम कार्ल है, वो किसी चीज के लेके इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, आउटकास्ट के लोगों पे भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तो वेडनेसडे कहती है कि आखिर अब आपको आउटकास्ट के बच्चों के ऊपर इतनी दया क्यों आ रही है, आप उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हैं, जब करना चाहिए था तब तो आपने करा नहीं, अपने बेटे के ऊपर ध्यान दिया नहीं। तब यहाँ पे गैल्पिन कहता है कि देखो वो चीजें हो चुकी है खत्म, अब अगर तुम हमारी मदद करोगी तो मैं आउटकास्ट के बच्चों के लिए कुछ कर पाऊंगा, किसी की मदद कर पाऊंगा। वेडनेसडे को इन बातों के ऊपर विश्वास नहीं था कि गैल्पिन कोई सही काम कर रहा है, इसी के कारण वो कहती है कि मैं सोच के बता दूंगी। लेकिन गैल्पिन कहता है कि तुम्हें पता है कि अगर तुम बात मान जाओगी तो बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी, तुम्हें पता है कि मैं कहाँ पे मिलूंगा, बस ध्यान रखना कि ये जो कौवे हैं वो सारी चीजें सुनते रहते हैं। तब से वेडनेसडे का ध्यान इन कौवों पे आ चुका था। जिसके बाद हमें एजेक्स दिखाया जाता है, वो जितने भी न्यू स्टूडेंट्स आए थे उन सबको साथ में लेके बैठा था और एक स्टोरी सुनाने लगता है, क्योंकि एजेक्स अब थोड़ा सा सीनियर हो चुका था। वो एक स्टोरी बताता है कि आज से कई 100 साल पहले एक बच्चा हुआ करता था जो कि बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाता था, डिसेबल बच्चा था, वो बस ड्राइंग्स बनाया करता था। उसके घर वाले उससे बड़े परेशान हुआ करते थे, वो जल्दी मरने वाला था। इसी चक्कर में उसने एक ड्राइंग बनाई, एक दिल की ड्राइंग बनाई। उसने सोचा कि अब अगर वो जिंदा नहीं रह सकता तो क्यों ना वो खुद के लिए मशीन्स बनाए, और उसने खुद के दिल के लिए एक नई मशीन बना ली, खुद का ऑपरेशन भी करवाया और खुद का दिल चेंज करवा दिया, यानी कि नॉर्मल इंसानी दिल की बजाय एक पुर्जा दिल, एक रोबोटिक दिल। उस दिल को लगाने के बाद वो बच्चा पूरी तरीके से बदल गया, वो बड़े बड़े आविष्कार करने लगा। जैसे एक इंसान नॉर्मल फीलिंग्स रखता है, वो बच्चा कोई फीलिंग्स रखता ही नहीं था। आविष्कार करते करते वो पागल हो गया और बहुत ही भयानक आविष्कार करने लगा। एक बड़े से आविष्कार के चक्कर में उसकी खुद की डेथ हो गई, जिसके बाद वो एक स्कल ट्री के नीचे दब गया। कहा जाता है कि आज भी उसके राइट हैंड साइड के होल पे कान लगा के सुना जाए तो उसके दिल धड़कने की आवाज सुनी जाती है। जो भी सबसे बहादुर बच्चा होगा वही उसकी आवाज सुन पाएगा। पक्सली ये पूरी स्टोरी सुन के पागल हो चुका था और उसे तो बस वो आवाज सुननी ही थी कि वो मॉन्स्टर की आवाज सुन के रहेगा, क्योंकि वो सबसे बहादुर बच्चा है। जिसके बाद हम यहाँ पे प्रिंसिपल बैरी को देखते हैं। उसने यहाँ पे बियंका को बुलाया था और बियंका से वो बातचीत करने लगता है। अब यहाँ पे जो गाला इवेंट होने वाला था उसमें फंड रेजर करने के लिए प्रेसिडेंट के अलावा कोई और बच्चे भी चाहिए थे जो कि इस पूरी स्पॉन्सरशिप को ला सकते थे, यानी कि लोगों के पास में जा जाके उनसे बात करना। अब बियंका को लग रहा था कि वो कभी पॉलिटिक्स के अंदर नहीं आएगी, लेकिन इस प्रिंसिपल ने बियंका को पूरी तरीके से पट्टी पड़ा दी थी कि वो बहुत ही होनहार बच्ची है, उसे पॉलिटिक्स में आना चाहिए, और वो बियंका के ऊपर कई समय से नजर रख रहा था। बियंका बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट है। बियंका को तब तक तो खुशी हो रही थी, लेकिन जब वो मना कर देती है कि उसे पॉलिटिक्स के अंदर नहीं आना है और वो फंड रेज नहीं कर पाएगी गाला इवेंट के लिए, तब यहाँ पे प्रिंसिपल अपनी बातें करना शुरू करता है कि असल के अंदर वो बियंका को कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है बल्कि ऑर्डर दे रहा है। इनकी स्कूल बहुत ज्यादा घाटे में जाती जा रही है। बियंका एक स्कॉलरशिप बच्ची है जो कि स्कॉलरशिप से यहाँ पे पढ़ रही है। अगर इस स्कूल के अंदर ज्यादा फंड्स नहीं होंगे तो वो स्कॉलरशिप वाले बच्चों को हटा देगा, जिसमें बियंका भी एक लड़की है। तो अगर बियंका इस स्कूल में पढ़ना चाहती है तो उसे इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब बियंका को ये समझ में नहीं आता कि आखिर उसे ही क्यों चुना गया है। अब असल के अंदर बियंका के पास एक ऐसी पावर थी जिससे कि अगर वो किसी भी आदमी के सामने जो भी बोलेगी तो वो इंसान उसकी आवाज के वश में हो जाएगा और वही काम करेगा। यानी कि बियंका अगर किसी के कान में जाके यूं ही कह देगी कि उसे पैसे चाहिए तो वो आदमी उसे यूं ही पैसे दे देगा। यानी कि प्रिंसिपल बियंका को टॉर्चर कर चुका था इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। बियंका के पास पीछे हटने का कोई ऑप्शन भी नहीं था। जिसके बाद हम यहाँ पे थिंक को देखते हैं जो कि उदास बैठा था क्योंकि वेडनेसडे ने उसे भगा दिया था कि उसके मसलों के अंदर घुसे ना। तभी यहाँ पे इनिड आती है जो कि उसे बातचीत करती हुई कहती है कि कई बार जिसे नेम फेम मिल जाता है वो इंसान ऐसा ही होता है, अपने पुराने दोस्तों को भूल जाता है, लेकिन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम मेरे वुल्फ कम्युनिटी के मेंबर बनना। इसके बाद में इनिड ने थिंक के लिए एक बढ़िया सा घर भी बना दिया था और थिंक कहीं ना कहीं उस घर में रह के बड़ा अच्छा फील कर रहा था कि चलो उसका कोई तो नया दोस्त बन गया। खैर इनिड तो उसकी पहले से ही दोस्त थी। हम यहाँ पे वेडनेसडे को देखते हैं जिसे कि चैलो बजाना बहुत ज्यादा पसंद है। ये हमने सीजन 1 के अंदर भी देखा है। तो वो अपना चैलो बजाने के लिए म्यूजिक रूम में चली जाती है। सेम टाइम पे सबकी अलग अलग से चीजें दिखाई जाती है, जैसे कि मोर्टिशिया एक बुक पढ़ रही थी जिसके अंदर किसी की शक्लें बनी हुई थी। पक्सली उस स्कल ट्री को देखने के लिए निकल गया था जिसे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था। साथ ही में गैल्पिन जो कि वेडनेसडे का वेट कर रहा था। थिंक जो कि अपना एक नया घर देख के बड़ा खुश हो रहा था। साथ ही में एक ऐसा इंसान जो कि वेडनेसडे को मारना चाहता था, इसीलिए उसकी आंखें वाखें निकाल के एक नया पोस्टर बना रहा था। अब जो वेडनेसडे अकेली बैठ के इतना खतरनाक चैलो प्ले कर रही थी तभी यहाँ पे एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि है यहाँ की म्यूजिक टीचर। वो इतना खतरनाक चैलो सुन के कहीं ना कहीं वेडनेसडे के पास आती है और उसे कहती है कि तुम बजा तो रही हो लेकिन तुम अपने मन से नहीं बजा रही हो। जहाँ पे वेडनेसडे कहती है कि मुझे किसी भी तरीके की ज्ञान की जरूरत नहीं है, मुझे बजाना पसंद है और मैं अच्छे से बजा रही हूँ। तब यहाँ पे टीचर कहती है कि इंसान अपनी खुशी के लिए बजाता है, तुम अभी खुश नहीं हो रही हो बल्कि बस खुश रहने के लिए बजा रही हो, तुम्हें इसमें डूबना पड़ेगा। वेडनेसडे उसे वापस से उल्टा सीधा जवाब देके वहाँ से निकल जाती है। हम यहाँ पे बॉनफायर गाला इवेंट की एंट्री का काफी सारा सीन देखते हैं जहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो आउटकास्ट बच्चों से इसकी प्रिपरेशन करवा रहा था। तभी यहाँ पे मोर्टिशिया आती है और इसकी प्रिपरेशन को भी देखती है और प्रिंसिपल कहीं ना कहीं कहना चाहता है ये बच्चे बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, इन बच्चों को और ज्यादा फंडिंग की जरूरत है। अगर यहाँ पे फंड वगैरह रेज होता रहेगा तो गाला इवेंट बहुत अच्छा जाएगा और आप अगर इसमें पार्टिसिपेट करेंगी तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। सारे आउटकास्ट के पेरेंट्स यहाँ पे फंडिंग करते रहेंगे और आपको इसके लिए एक नई बच्ची भी मैं दे रहा हूँ, बियंका। बियंका भी अब कहीं ना कहीं ना चाहते हुए इस गाला इवेंट को ज्वाइन कर लेती है और उसके बाद में मोर्टिशिया की तारीफों को पुल बांध देती है कि मुझे आपके साथ काम करते हुए बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। जिसके बाद में हम वेडनेसडे और इनिड को देखते हैं। इनके कमरे के अंदर एक पेंटिंग आई थी, ये भेजी थी जेवियर ने। अब गाइस वेडनेसडे और जेवियर का बहुत ही अजीब तरीके का रिश्ता था। पूरे सीजन के अंदर जेवियर को मॉन्स्टर बताया
गया था, लेकिन असल के अंदर जेवियर मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि वो एक अच्छा लड़का था। मॉन्स्टर असल के अंदर टाइलर था। उसने वेडनेसडे के लिए एक पिक्चर भेजी है जिसके अंदर उसने एक कौवे की ड्राइंग बनाई है और उसने लेटर में ये भी लिखा है कि उसे न जाने क्यों बस वेडनेसडे से रिलेटेड एक ख्याल आया और यही पिक्चर दिमाग में आई और उसने ये ड्रॉ करके भेज दी। इससे आगे पीछे उसे कुछ भी नहीं पता, लेकिन वेडनेसडे को थोड़ा बहुत ध्यान रखना ही पड़ेगा। इस सीजन के अंदर अभी तक तो यही दिखाया गया है कि जेवियर ने इस स्कूल को ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि लास्ट सीजन के अंदर उसके साथ बहुत सारी गड़बड़ हुई थी और उसने कहीं न्यूयॉर्क के अंदर आउटकास्ट की कोई स्कूल ज्वाइन करी है। लेकिन साथ ही में यहाँ पे वेडनेसडे को ये भी पता चलती है कि उसने जो नॉवेल लिखी थी वो बुक यहाँ से गायब है और उस बुक को आज का जो इवेंट होने वाला है बॉनफायर, उसके अंदर जला दिया जाएगा। अब यहाँ पे वेडनेसडे का दिमाग चलना शुरू होता है कि जो इंसान उसको काफी ज्यादा स्टॉक कर रहा था वो उसकी बुक ले गया है और वो बुक उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो उसे ऐसे ही नहीं जलने देगी। तो अब यहाँ पे वो इनेट के साथ में भागती फटाफट इवेंट के अंदर। इवेंट में काफी सारे बच्चे आए हुए थे। पक्सली यहाँ पे फिर से अपनी दोस्ती करना चाहता था यूजिन के साथ में, लेकिन यूजिन यहाँ से चला जाता है। वेडनेसडे की पॉकेट के अंदर एक लेटर आता है जिसके ऊपर काफी सारी ब्लेड्स लगी थी। वेडनेसडे का हाथ भी कट जाता है, लेकिन उस लेटर को पढ़ने पे पता चलता है कि जो वेडनेसडे की लिखी हुई बुक है वो इस पूरी की पूरी बॉनफायर के अंदर घुसी हुई है। अब वेडनेसडे फटाफट से भागती है उस बुक को लेने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पे इनेट को उसका दोस्त एजेक्स रोक लेता है और कहता है कि आखिर तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रही हो, तुम्हें आए हुए 2 दिन हो गए हैं। तो यहाँ पे इनेट बस बातें बनाने लगती है कि वो 2 दिन से बिजी थी, क्योंकि एजेक्स से असल के अंदर उसे बात करनी ही नहीं थी। तभी इनेट का एक नया बंदा यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जिसका नाम ब्रूनो है। वो भी एक वुल्फ कास्ट से ही बिलोंग करता है। दूसरी तरफ यहाँ पे इवेंट शुरू हो चुका था। प्रिंसिपल यहाँ पे नेवरमोर का जो एंथम था वो गाना शुरू करता है। सारे बच्चे उसे बहुत ही खुशी खुशी गाते हैं। साथ ही में जो एडम्स फैमिली थी, क्योंकि वो तो पुराने स्टूडेंट है, वो भी बड़े खुशी खुशी से गाने लगते हैं। यहाँ पे हम वेडनेसडे को देखते हैं जो कि इस चिता के अंदर घुसने वाली थी। घुस घुसा के खुद की बुक को ढूंढ लेती है और ऊपर बढ़ने की कोशिश करती है। अब तक यहाँ पे एंथम खत्म हो चुका था। उसके बाद में म्यूजिक वगैरह शुरू हो जाता है। प्रिंसिपल सबको मस्त म्यूजिक वगैरह सुनाता है और आखिर के अंदर थोड़ा बहुत भाषण देके उस बड़े से चील के अंदर आग लगा देता है, क्योंकि यही वो चील था जो कि आगे जाके ये गाला इवेंट वगैरह प्रेजेंट करता। नेवरमोर एकेडमी आउटकास्ट के बच्चों को थोड़ा और ज्यादा मोटिवेट करता। सारे बच्चे एक नया इवेंट शुरू करते क्योंकि नया सेशन स्टार्ट होने वाला था। लेकिन तभी यहाँ पे इनेट भागती हुई आती है और चिल्लाती है कि नहीं नहीं, इसे मत चलाओ, वेडनेसडे इसके अंदर है। लेकिन तब तक वेडनेसडे अंदर जाके उस बुक को निकाल चुकी थी और ऑलमोस्ट बाहर आ चुकी थी। तभी यहाँ पे प्रिंसिपल कहता है कि आखिरकार हमारी जो मेन ऑनर है, स्टूडेंट ऑफ द ऑनर है, वो आ चुकी है और वेडनेसडे को अपने लिए कुछ शब्द कहने चाहिए। अब तक वेडनेसडे का दिमाग बहुत घूम चुका था क्योंकि उसके स्टॉकर ने उसकी बुक ऑलमोस्ट जला दी थी। साथ ही में प्रिंसिपल ने एक बहुत ही घटिया सी पेंटिंग बनवाई थी वेडनेसडे की, जिसे देख के तो वेडनेसडे का और ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है। वेडनेसडे स्टेज पे चढ़ती है। 2 मिनट पहले अच्छा भाषण देती है कि अगर हमारे स्कूल को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, कोई भी होगा उनके बाहर निकालूंगी, उसे जान से मारूंगी। लेकिन तुम सब लोग ये मत समझना कि मैं तुम्हारी हीरो हूँ। ये सुनते ही सब लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि आखिर वेडनेसडे कहना क्या चाहती है। वेडनेसडे बोलने लगती है कि मुझे किसी भी थ्रोन की जरूरत नहीं है, मुझे किसी भी पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, तो मुझे अपना मसीहा मत समझो। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ, अपने भले के बारे में सोचती हूँ। तो ये बिल्कुल भी मत समझना कि मैं तुम्हारे लिए कोई काम करने वाली हूँ। तुम अपना अपना जानो और अगर जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो तो मरेगा ही मरेगा। जो लोग भी वेडनेसडे से इंस्पायर्ड थे वो और ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाते हैं कि भाई साहब ये क्या लड़की है, कुछ भी बोल जाती है। और जो इतनी गंदी सी पेंटिंग बनाई गई थी वेडनेसडे की, वो खुद ही उसमें आग लगा के चली जाती है। ओवरऑल इवेंट अच्छा होना चाहिए था, लेकिन वेडनेसडे ने उस पिक्चर को जला के थोड़े से इवेंट की ऐसी तैसी कर दी है। प्रिंसिपल भी बेचारा देखता ही रह जाता है कि अब आखिर वो बोले तो बोले क्या। यहाँ पे हम पक्सली को देखते हैं जो कि उस ट्री तक चला जाता है जिसके नीचे एक ज़ॉम्बी है। उसे बस लग रहा था कि वो आवाज सुनेगा, लेकिन जैसे ही वो पलट के नीचे गिरता है तो पक्सली की जो पावर थी इलेक्ट्रिसिटी की, तो उस पावर से ज़ॉम्बी जिंदा हो जाता है, जो कि इतने सालों पहले मरा था। न जाने पता नहीं कैसे उसके कौन से पार्ट के अंदर आग लग जाती है या इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाती है जिससे कि वो ज़ॉम्बी जिंदा हो जाता है। पक्सली को डरना चाहिए था, लेकिन पक्सली को तो खुशी मिल जाती है कि भाई साहब उसने तो कोई चीज जिंदा कर दी है, उसने एक पेट बना लिया है अपना। यहाँ पे हम वेडनेसडे को देखते हैं जो कि गुस्सा होकर जा ही रही थी। इनेट उसे रोकती है और उसके शोल्डर पे जैसे हाथ रखती है तो वेडनेसडे अपने एक बहुत ही बड़े वाले विजन के अंदर चली जाती है, जहाँ पे उसे एक ग्रेवयार्ड दिखता है जिसके अंदर एक कब्र बनी हुई थी। उस कब्र के ऊपर इनेट का नाम लिखा हुआ था। काफी सारे कौवे थे। तभी इनेट आती है चिल्लाती हुई और वेडनेसडे का गला पकड़ लेती है। इसका मतलब था कि वेडनेसडे एक फ्यूचर देख रही है जिसके अंदर उसकी बेस्ट फ्रेंड इनेट मारी गई है, वो भी खुद वेडनेसडे के चक्कर के अंदर, और उसका गला दब रहा है और वो बहुत बुरी तरीके से सांस ले रही है। यानी कि कहीं ना कहीं वो अपने सपने के अंदर ही शायद मर जाती है या फिर मरने वाली है। उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। रियलिटी में हम देखते हैं कि वेडनेसडे सांस ले रही है, इनेट उसे उठाने की कोशिश कर रही है। अब तक उसकी माँ मोर्टिशिया भी यहाँ पे आ चुकी थी जो कि उसे उठाने की कोशिश कर रही है। और इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड फर्स्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। वेडनेसडे सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वेडनेसडे बहुत ही बुरी तरीके से झटके से उठती है, क्योंकि उसने लास्ट एपिसोड में एक बहुत ही बुरा सपना देखा था। वो सपना था जहाँ पे इनेट मर चुकी थी। असल के अंदर ये उसका विजन्स थे, जो कि उसकी पावर थी कि वो किसी का भी फ्यूचर देख सकती है। जहाँ पे उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड का फ्यूचर देखा है कि इनेट मर जाएगी। जब वो उठती है तो उसके सामने उसकी माँ थी जो कि कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, क्योंकि अब वेडनेसडे नॉर्मल तरीके से विजन्स नहीं देखती है, बल्कि उसकी आंखों से काले आंसू बहते हैं। मोर्टिशिया को इन सब चीजों के बारे में पहले से पता था कि ये जो उसकी दिव्य दृष्टि है कहीं ना कहीं वेडनेसडे उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रही है, और अब वेडनेसडे को इन चीजों का इस्तेमाल करना रोकना पड़ेगा। लेकिन वेडनेसडे के अकॉर्डिंग वो इन पावर्स का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रही है। उसे पता है कि आखिर क्या करना है। मोर्टिशिया के अकॉर्डिंग कि शायद अब वेडनेसडे को रुक जाना चाहिए जब तक कि उसका कोई गार्डियन, कोई मेंटोर नहीं आ जाता। जैसे कि लास्ट
सीजन के अंदर उसकी मेंटोर गुडी एडम्स थी, जो कि अब नहीं आ रही है। तो अगर वेडनेसडे को कोई सही राह दिखा सकता है तो कोई नए मेंटोर के आने के लिए उसे वेट करना चाहिए। लेकिन वेडनेसडे के अकॉर्डिंग तो मोर्टिशिया उसके हर काम के अंदर दखल अंदाजी कर रही है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी बात छिड़ती है कि मोर्टिशिया की एक बहन हुआ करती थी जिसका नाम है आंट ओफेलिया, और वो भी कहीं ना कहीं वेडनेसडे की पावर जैसी ही पावर्स रखा करती थी, यानी कि फ्यूचर देखने की, और उसने भी अपनी पावर्स का काफी ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। मोर्टिशिया ने इन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन वो अपनी बहन को कंट्रोल नहीं कर पाई। वेडनेसडे इस बारे में और ज्यादा जानना चाहती थी, लेकिन मोर्टिशिया उस वक्त उसे कुछ भी नहीं बताती। इन दोनों माँ बेटियों की बिल्कुल भी नहीं बनती है और वेडनेसडे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब वेडनेसडे के दिमाग में काफी सारी चीजें आने लग जाती है कि आखिर इनिट को कौन मारना चाहता है, काले कौवे उसे देख रहे हैं, इन सब चीजों का कोई ना कोई ताल्लुकात तो होगा ही होगा। और अगर ये चीज काले कौवों से जुड़ी हुई है तो गैल्पिन ने उसे कल कहा था कि एक बार आके उसे जरूर मिले। इसी के कारण वो लर्च को कहती है और गाड़ी जिसके बाद में गैल्पिन के घर के वहाँ घुमवा देती है। अंदर जाने से थिंक उसे मना करता है कि तुम ऐसे किसी के घर में नहीं घुस सकती, लेकिन वेडनेसडे कहाँ किसी की बात सुनने वाली थी। दरवाजा पहले से खुला था, अंदर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि गैल्पिन देखिए आप ज्यादा पिए हुए हैं, मुझे आपकी फालतू बातें नहीं सुननी है, बस मुझे उस कौवों से रिलेटेड बात पूछनी थी। लेकिन जैसे ही वो गैल्पिन की चेयर घुमाती है तो पता चलता है कि गैल्पिन को तो पहले से ही मार दिया गया है, बिल्कुल हूबहू उसी तरीके से जैसे कि उनके दोस्त कार्ल को मारा गया था। सारे कौवों ने उन्हें बुरी तरीके से नोच लिया था। वेडनेसडे जैसे उनके मुंह के अंदर देखती है तो सारे कौवे बाहर निकलते हैं। बहुत भयानक वाला सीन था, पूरे घर के अंदर इधर उधर दौड़ने लगते हैं, कांच तोड़ तोड़ के बाहर निकल जाते हैं। अब वेडनेसडे को लगता है कि जरूर पता लगाना चाहिए कि आखिर गैल्पिन को किसने मारा, क्योंकि उसके पास पावर्स है, वो देख सकती है। लेकिन जैसे ही वो गैल्पिन को हाथ लगाती है तो ऐसा लगता है कि मानो वेडनेसडे की सारी पावर्स चली गई है, उसकी जो विजन्स पावर है, दुष्ट दृष्टि है, वो उसे आ ही नहीं रही है। और इसी वक्त यहाँ पे पुलिस वाले भी आ जाते हैं। वेडनेसडे को लगता है कि भाई अभी तो यहाँ से निकलो, लेकिन तभी यहाँ पे पुलिस वाले आके उसे एकदम मौका वारदात से अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस स्टेशन के अंदर बैठ के उसे पूछा जाता है, लेकिन वेडनेसडे हमारी ज्यादा होशियार, वो पुलिस वालों से पूछती है कि तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो। यहाँ पे नई शेरिफ बताती है कि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो कार्ल बंदा मरा था वो गैल्पिन का दोस्त हुआ करता था। इन दोनों ने आपस में बात करी थी मरने से पहले कि जो भी सबूत मिलेंगे वो उसके डेस्क पे मिल जाएंगे। इसी के कारण हम गैल्पिन के घर पे जाने वाले थे, हमें इन्फॉर्मेशन थोड़ी लेट मिली, इसी के कारण हम लेट पहुंचे। लेकिन तुम बताओ वेडनेसडे, आखिर तुम दोनों सीन पे एक साथ कैसे हो सकती हो? कार्ल के टाइम पे भी थी और अभी गैल्पिन के टाइम पे भी थी, जहाँ पे वेडनेसडे बताती है कि गैल्पिन और मेरी बात हुई थी, हम लोग आपस में मिलने वाले थे, आउटकास्ट की मौतों से रिलेटेड वो मुझे कुछ बताने वाला था और वो आया और मैं वहाँ पे पहुंची, तब तक वो मरा हुआ था। शेरिफ को इस बात पे थोड़ा विश्वास कम हो रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे गोमेज एडम पहुंच जाता है, यानी कि वेडनेसडे का फादर, और मना करता है कि मेरी बेटी आगे कोई भी जवाब नहीं देगी जब तक कि उसका वकील साथ खड़ा है। इसका मतलब है कि गोमेज एक एडवोकेट है। इसी चक्कर में वो अपनी बेटी को उठा के यहाँ से ले जाता है, लेकिन अपनी बेटी से अच्छा खासा क्वेश्चनिंग भी करता है कि तुम आखिर उसके घर पे क्या करने गई थी। यहाँ पे वेडनेसडे बताने की कोशिश करती है कि उसकी बात हुई थी गैल्पिन से कि आउटकास्ट के बच्चों के ऊपर कुछ तो प्रॉब्लम आने वाली है और वो किसी चीज के ऊपर रिसर्च कर रहा था। मेरी उनसे बात होने ही वाली थी, लेकिन तब तक उन्हें किसी ने मार दिया था, काले कौवों ने, और न जाने क्यों कोई ना कोई उसका रिलेशन मुझसे भी होने वाला है। तो वेडनेसडे को मना करते हैं कि तुम्हें इन सब चीजों के अंदर नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पे वेडनेसडे कहीं ना कहीं खुद की माँ से भी बहुत ज्यादा परेशान थी और अपने फादर को कहती है कि आप उन्हें यहाँ से हटा क्यों नहीं देते। तो गोमेज कहता है कि देखो वो रास्ता तो बिल्कुल बंद हो चुका है, तुम्हारी माँ ने यहाँ पे रुकने का फैसला कर लिया है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि गाला इवेंट के लिए मोर्टिशिया से पूछा गया था कि क्या वो रुकना चाहेगी और अपनी बेटी की सलामती के लिए वो यहाँ पे रुकने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वेडनेसडे को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि उसकी माँ उसके पास ही रहे। दूसरी चीज, वेडनेसडे को अब कहीं ना कहीं उसकी आंट यानी मौसी ओफेलिया के बारे में भी जानना था, लेकिन उसका बाप मना कर देता है कि जो कहानी मेरी नहीं है वो कहानी मैं तुम्हें कभी भी नहीं सुनाऊंगा, तुम्हें सही इंसान से सुननी चाहिए। जिसके बाद में सीन सुबह पे शिफ्ट हो जाता है। अब हम यहाँ पे यूजिन का फार्म हाउस देखते हैं। जैसे कि हमने लास्ट सीजन में भी देखा था कि यूजिन का खुद का एक फार्म हाउस है जहाँ पे वो मधुमक्खियों को रखता है, शहद वगैरह बनाता है। लेकिन इस फार्म हाउस से अभी पक्सली निकल के बाहर आता है, तो यूजिन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर तुम मेरे फार्म हाउस के अंदर कर क्या रहे थे। इसी के चक्कर में यूजिन अंदर चला जाता है और तब पता चलता है कि अंदर तो एक मॉन्स्टर, एक ज़ॉम्बी बंद है और पक्सली उसे लेकर आया है। पक्सली कहता है कि अरे अरे तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैंने एक नया पेट रखा है, मॉन्स्टर है, ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये मेरी बात मानता है। क्योंकि पक्सली बार बार में उसके ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक लगा के उसे शांत कर देता है। यूजिन समझ गया था कि ये और कोई नहीं बल्कि स्कल ट्री के नीचे दफनाया हुआ बहुत पुराना आदमी है जो कि एक ज़ॉम्बी में बदल गया है। न जाने कैसे पक्सली ने खुद की पावर से उसको जगा दिया है। पक्सली कहता है कि मैं तो बस सुनने के लिए गया था, लेकिन न जाने कैसे मेरी पावर से जिंदा हो गया और ये तक क्यूट है कि मैं इसे छोड़ ही नहीं पाया, मैं इसे अपने साथ ले आया। यूजिन की बहुत ज्यादा फट रही थी और वो कहता है कि पक्सली को ऐसे किसी मॉन्स्टर को नहीं रखना चाहिए। लेकिन पक्सली को तो लगता है कि यार इसे भूख लग रही होगी, बेचारा इतना सालों से भूखा होगा। तो यहाँ पे यूजिन उसे शहद दे देता है कि लो भाई इसे शहद खिला दो। लेकिन जैसे ये ज़ॉम्बी शहद खाता है तो उसकी उल्टी कर देता है, जिसके बाद में सीनिया वेडनेसडे के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब वो थिंग से कहीं ना कहीं बात करने लगती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अब इनिट की मौत की जो बात आई है उसे वेडनेसडे अब काफी ज्यादा परेशान होने लगी थी, उसे पता लगाना ही था। और साथ ही भी जो उसके काले आंसू बह रहे हैं इसके बारे में भी उसे पता लगाना था। हो सके तो जो गुडी एडम की बुक है शायद उससे इन सब चीजों के आंसर उसे मिल सकते हैं। वो थिंग को मना करती है कि इन सब चीजों के बारे में वो किसी को ना बताए। लेकिन जैसे वो कमरे के अंदर जाती है तो उसे इनिट मरी हुई दिखाई देती है। हालांकि इनिट का मरना तय था, लेकिन इतना जल्दी इनिट मर गई ये उसे पता नहीं था। वो थिंग को कहती है कि जल्दी से किसी को बुला के लेके आओ। लेकिन इनिट का असल के अंदर ये एक प्रैंक था। आज प्रैंक डे था और उसने सबसे पहले वेडनेसडे के ऊपर ही प्रैंक किया।
इनेट हंसने लग जाती है कि अरे मुझे तो बड़े मजे आए, मैं मरते दम तक तुम्हारी शक्ल कभी नहीं भूलूंगी। यहाँ पे वेडनेसडे कहती है कि अगर तुम ऐसी हरकतें करती रहोगे तो जल्दी मर भी जाओगी। कहीं ना कहीं वेडनेसडे थोड़ी बहुत इमोशनल हो चुकी थी, क्योंकि उसे पता था कि इनेट आज नहीं तो कल मर जाएगी और वो इतनी प्यारी प्यारी हरकतें कर रही है, तो उसे तो कहीं ना कहीं और ज्यादा अटैचमेंट बढ़ता ही जा रहा है। ये अंदर आते हैं तो इन्हें एक आंख मिलती है। इनेट को लगता है कि ये नकली होगी या फिर अगर असली भी होगी तो पता नहीं कहाँ से आई होगी। तो वेडनेसडे कहती है कि हाँ, ये जरूर कोई पंछी उड़ा के लेकर आ गया होगा। अब यहाँ पे इनेट कहना चाहती थी वेडनेसडे से कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो, तुम अगर कोई भी विजन देख रही हो तो उसमें तुम्हारी हालत इतनी खराब क्यों हो रही है, तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हैं। जहाँ पे वेडनेसडे कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इसमें तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी वक्त इनेट के फोन पे किसी के मैसेजेस आने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई वेडनेसडे को स्टॉक कर रहा है, जैसे कि कल भी इनके रूम के अंदर एक ट्रैप लगा हुआ था, तो आज भी वेडनेसडे के लिए कुछ पिक्चर्स भेजी गई थी। वेडनेसडे फटाफट से उस पर कॉल करवाती है तो पता चलता है कि ये फोन तो गैल्पिन का है। लेकिन आखिर गैल्पिन वेडनेसडे को मैसेज कैसे कर सकता है? वेडनेसडे चिल्ला के कहती है कि गैल्पिन कभी मैसेज कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो कल ही मर गया है। ये बात जब इनेट को पता चलती है तो उसका और दिमाग खराब हो जाता है कि आते ही वेडनेसडे किसी मर्डर केस के अंदर फंस गई है, पागल हो गई है क्या? जो आदमी मर गया है उस आदमी के फोन से वेडनेसडे को मैसेज आ रहे हैं, वो उसे स्टॉक कर रहा है। इन सब चीजों के अंदर इनेट को तो बिल्कुल नहीं फंसना, उसे ड्राइविंग स्कूल की क्लास में जाना है और वेडनेसडे भी हो सके तो इन सब चीजों से दूर ही रहे। इनेट के जाने के बाद में वेडनेसडे इसी आंख को टेस्ट करने लगती है। कहीं ना कहीं उसे पकड़ के विजन्स देखना चाहती थी, लेकिन अगेन वेडनेसडे के पास उसकी पावर्स नहीं थी, उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। जिसके बाद सब नीचे सारे बच्चे प्रैंक डे मना रहे थे, आउटकास्ट के बच्चे थे तो अलग अलग तरीके से अपनी पावर्स के जरिए प्रैंक मना रहे थे, बड़े हंसी खुशी से खेल रहे थे। एजेक्स यहाँ पे बड़ा मुंह लटका के खड़ा था, क्योंकि जो उसकी पुरानी एक्स थी इनेट, अब उसे एक नया बॉयफ्रेंड मिल चुका था ब्रूनो नाम का, तो एजेक्स बड़ा परेशान दिख रहा था। तभी यहाँ पे यूजिन और पक्सली आते हैं जो कि उसकी मदद करते हैं। कहीं ना कहीं ब्रूनो को तंग करने में उसके पीछे फ्लाइज छोड़ देते हैं, मक्खियां छोड़ देते हैं, जिससे ब्रूनो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन एजेक्स भी इन दोनों से अच्छा खासा मजाक कर लेता है, खुद की कैप को हटाता है और इन दोनों को पत्थर के अंदर बदल देता है। यहाँ पे बाकी सारे बच्चे उड़ा के कहीं ना कहीं एजेक्स को ऊपर ले जाते हैं, यानी कि काफी ज्यादा मस्ती चल रही थी। तभी हम यहाँ पे एक नए साइंस के टीचर को देखते हैं। एक डॉक्टर है जो कि काफी ज्यादा पुरानी टीचर है और काफी सालों से यहाँ पे। फर्स्ट सीजन के अंदर तो इन्हें नहीं दिखाया गया था, लेकिन सेकंड सीजन में इन्हें दिखा दिया जाता है। वो प्रिंसिपल के साथ में घूम रहे थे और यही बात करते हैं कि उन्हें प्रैंक डे से नफरत है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है, होना ही नहीं चाहिए था। तभी यहाँ पे वेडनेसडे आ जाती है और प्रिंसिपल से बातचीत करने लग जाती है। प्रिंसिपल कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तुम्हारा बर्ताव पहले से ही पता है, और लेकिन तुम तो जो भी चीजें करती हो बड़ी बेहतरीन करती हो। वेडनेसडे को प्रिंसिपल की बातों में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि प्रिंसिपल ने जो बड़ा सा पोस्टर लगाया था ताकि वेडनेसडे हीरो बन सके सबकी, तो उसे ये सब नेम फेम चाहिए ही नहीं था। लेकिन यहाँ पे वेडनेसडे अपनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछने के लिए आई थी। उसका कहना था कि क्या कोई हमारे स्कूल में ऐसा है जो कि पक्षियों के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। तब यहाँ पे प्रिंसिपल और साथ ही में टीचर सोच में पड़ जाते हैं कि पक्षियों के ऊपर जो कंट्रोल कर सकता है उन्हें एवियन कहा जाता है। ऐसे मतलब पावर्स वाले बच्चों को एवियन कहा जाता है। लगभग 10 साल से भी ऊपर हो गए हैं, किसी एवियन ने यहाँ पे एंट्री नहीं ली है, यानी कि एवियन जो भी बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और काफी सालों से आउटकास्ट स्कूल में उन्होंने एंट्री भी नहीं ली है। तो आखिर ये जो भी इंसान है वो कोई बाहर का ही इंसान है। अब हम यहाँ पे उसी घर को देखते हैं जिस घर को हमने कल देखा था। वो घर थॉर्नहिल का था, पिंक कलर का, लेकिन अभी जब से मोर्टिशिया इस घर में रहना शुरू करती है तो इस पूरे घर को ब्लैक थीम के अंदर बदल देती है। अब यहाँ पे बियंका उनसे मिलने के लिए आई थी, काफी सारे फाउंडर्स की लिस्ट लेके आती है और कहीं ना कहीं चिकनी चुपड़ी बातें करके उसे बड़े बड़े फाउंडर से बात करने के लिए कहती है। सबसे ऊपर जो नाम था वो खुद मोर्टिशिया की माँ का नाम था, जो कि बहुत ही बड़ी वाली एक प्लेयर थी, कह सकते हैं कि आउटकास्ट के अंदर सबसे अमीर औरत थी। लेकिन मोर्टिशिया की अपनी माँ से बिल्कुल भी नहीं बनती थी, इसी के कारण वो कहीं ना कहीं बियंका को मना कर देती है कि शायद उनसे बात करना इतना आसान नहीं रहेगा। लेकिन बियंका कोशिश करती है उन्हें मनाने की कि आप प्लीज कोशिश तो करिएगा। तो यहाँ पे मोर्टिशिया कह देती है कि हाँ चलिए मैं कोशिश करके देख लूंगी। उसके बाद में वो गंदे से कुकीज बियंका को ऑफर करती है जिसके ऊपर कीड़े मकोड़े चल रहे थे, लेकिन बियंका नहीं खाती, मोर्टिशिया जरूर खा लेती है। जिसके बाद हम पक्सली और यूजिन को देखते हैं जो कि इसी ज़ॉम्बी के लिए अच्छा खासा खाना वगैरह लेकर आए थे। इतना गंदा सैंडविच जो कि स्कूल के अंदर कोई नहीं खाता, लेकिन ये मॉन्स्टर तो बड़ा खुशी खुशी खा लेता है। पक्सली ने इस ज़ॉम्बी का नाम स्लर्प रखा था क्योंकि ये उल्टियां कर रहा था गंदी गंदी। अब कहीं ना कहीं इस ज़ॉम्बी को भी यहाँ से बाहर निकलना था और वो खुद के इस चेन को तोड़ के यहाँ से बाहर निकल ही जाता है। जिसके बाद हम वेडनेसडे को देखते हैं, कहीं ना कहीं वो गुडी एडम की बुक के अंदर काफी सारी चीजों के आंसर जानना चाहती थी जो कि उसे नहीं मिल रहे थे। और साथ ही में अब जब गैल्पिन की मौत हो गई थी तो उसे टाइलर से मिलने के लिए जाना था, यानी कि टाइलर को बताना था कि तेरा बाप मर गया है। स्कूल से जाने का और तो कोई रास्ता था नहीं। तभी उसे याद आता है कि इनेट ने नई ड्राइविंग क्लासेस स्टार्ट करी है, तो वो इनेट की पर्ची को चुरा के ले जाती है। इनेट यहाँ पे लेट हो रही थी, भाग रही थी, खुद की पर्ची ढूंढती है लेकिन उसे मिलती ही नहीं है। तभी यहाँ पे उसे मोर्टिशिया दिख जाती है, यानी कि वेडनेसडे की माँ तो मना कर दी थी कि वेडनेसडे यहाँ पे नहीं है। तो मोर्टिशिया कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे मोर्टिशिया आते थिंक को कहती है कि वो बुक मुझे दे दो, यानी कि गुडी एडम की किताब जो कि वेडनेसडे की बहुत ही ज्यादा चहीती किताब थी। उसके अंदर काफी सारी चीजें लिखी हुई थी, तो थिंक उसे बंद करके मना कर देता है। यहाँ पे हम वेडनेसडे को देखते हैं जो कि टीचर के पास जाती है। उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, उसे अच्छे बच्चे के जैसे बिहेव करना चाहिए था, लेकिन वो इस टीचर की 12 बजा देती है, सीट बेल्ट भी नहीं लगाती है और उसके बाद में गाड़ी को सीधा चलाना शुरू करती है। लेकिन इस टीचर के पास में गाड़ी का कंट्रोल था, वेडनेसडे ने उन तारों को काट दिया था। उसके बाद में तो गाड़ी का फुल कंट्रोल वेडनेसडे के पास में था, जिसे वो भगा के यहाँ से ले जाती है। यहाँ पे हम मोर्टिशिया को देखते हैं जो कि थिंक से बातें कर रही थी और कहती है कि ये बुक उसे दे दी जाए, लेकिन थिंक कहीं ना कहीं मोर्टिशिया से बहुत ज्यादा
ज्यादा गुस्सा था, भड़का हुआ था। वो कहता है कि आखिर मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, जहाँ पे मोर्टिशिया का कहना था कि हमने तुम्हें वेडनेसडे का ध्यान रखने के लिए कहा था, तुम्हें खुद पता है कि वेडनेसडे कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स में फंसती जा रही है, तुम्हें तो उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे थिंक कहता है कि तुम मुझे अपनी फैमिली का मेंबर मानते कहाँ पे हो, मुझे तो बिल्कुल नौकरों जैसा रखते हो। तब हमें यहाँ पे सीन दिखाया जाता है कि बेचारे सच में थिंक के साथ में नौकरों वाला ही बर्ताव होता है। इस चक्कर में थिंक बहुत ज्यादा भड़का हुआ है, गुस्सा है, वो मोर्टिशिया से बात भी नहीं करना चाहता है। वो मोर्टिशिया को कहता है कि तुम्हारे और वेडनेसडे के बीच की लड़ाई के झगड़े में तुम मुझे मत फंसाओ। थिंक का बर्थडे था और मोर्टिशिया ये चीज भूल गई थी, बेमतलब में थिंक से झगड़ा कर रही थी उस बुक को लेने के लिए, लेकिन थिंक को बर्थडे विश नहीं करती है। इस चक्कर में थिंक गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। यहाँ पे हम वेडनेसडे को देखते हैं, उसे मेंटल असाइलम आना था जहाँ पे टाइलर भर्ती था, यानी कि जहाँ पे टाइलर को बंद करके रखा गया था। गार्ड्स कहते हैं कि तुम्हारी जैसी एक और आई थी। अब गाइस ये कौन है, ये तो हमें आगे जाके पता चलेगा कि कौन आया था उससे मिलने के लिए, लेकिन वो वेडनेसडे को अंदर नहीं जाने देते और बच्चों की जैसे कह के उसे भगा देते हैं। लेकिन वेडनेसडे तो फुल पेपर वर्क करके आई थी कि अगर किसी मेंटल असाइलम आउटकास्ट के बंदे से मिलना है तो उसे क्या क्या पेपर्स चाहिए। तब आराम से वेडनेसडे को अंदर आने दिया जाता है और मेंटल असाइलम की एक असिस्टेंट थी, वो वेडनेसडे के सारे पेपर्स चेक करती है और कहती है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, तुमने तो एक एक पेपर जमा कर रखा है। वेडनेसडे कहती है कि हाँ, मुझे ऐसे मेंटल पेशेंट से मिलने की आदत है, अब जल्द से जल्द मुझे टाइलर से मिलवा दो। तो यहाँ पे ये लेडी मना कर देती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, जब तक चीफ साइकियाट्रिस्ट यहाँ पे परमिशन नहीं देती है तब तक आप नहीं मिल सकती हैं। उनका नाम है डॉक्टर फेयरबर्न, जो कि सारे आउटकास्ट के ऊपर नजर रखती है। लेकिन यहाँ पे वेडनेसडे को तो ये सभी पागल लगते हैं, यानी कि ये नॉर्मल लड़की भी और जो मेन डॉक्टर है वो भी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है दवाइयों से किसी भी आउटकास्ट को ठीक नहीं किया जा सकता है, उसके लिए थेरेपी लगती है या फिर उसके लिए किसी मास्टर की जरूरत है। जैसे कि हाइड, यानी कि हमने फर्स्ट सीजन के अंदर देखा था कि टाइलर एक हाइड में बदल गया था, तो उसे बदलने के लिए एक मास्टर की जरूरत पड़ी थी। नॉर्मल इंसानों से तो वो बंदा ठीक हो ही नहीं सकता। अब तक यहाँ पे जो मेन चीफ साइकियाट्रिस्ट है वो पहुंच जाती है, डॉक्टर फेयरबर्न, और वो वेडनेसडे से बात करने लगती है। कहीं ना कहीं उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि वेडनेसडे आज नहीं तो कल आएगी ही आएगी, क्योंकि टाइलर वेडनेसडे के बारे में बहुत सारी बातें किया करता था। टाइलर हाइड तो बना ही था, लेकिन कहीं ना कहीं वेडनेसडे से उसका अटैचमेंट भी बहुत ज्यादा था। यहाँ पे फेयरबर्न बताती है कि इस पूरे असाइलम के अंदर आज तक हाइड नहीं आया है, उसने अलग अलग तरीके के आउटकास्ट के बच्चों को देखा है, लेकिन हाइड के साथ में काम करना पहली बार है। उसे बहुत ही अच्छी खासी फैसिलिटी के अंदर रखा गया है, लेकिन फिर भी उसे समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब तक उसने अपने सारे पैतरे आजमा लिए हैं, कहीं ना कहीं वेडनेसडे अगर उनकी मदद करेगी तो हो सकता है कि वो टाइलर के ऊपर कंट्रोल कर पाए। वेडनेसडे इस चीज के लिए हाँ तो करती है, लेकिन उसे टाइलर की कोई खास मदद करनी नहीं थी, क्योंकि उसे भी पता था कि अगर टाइलर को कोई कंट्रोल कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ उसका मास्टर ही कर सकता है। फेयरबर्न अंदर जाने से पहले वेडनेसडे को कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी तरीके का टेंशन हो या फिर अगर तुम्हें घबराहट हो तो तुम रेड कलर का बटन प्रेस कर सकती हो, यहाँ से बाहर आ सकती हो। वैसे तो टाइलर बाहर नहीं आ सकता, काफी सारे प्रिकॉशंस लगे हुए हैं। अब यहाँ पे वेडनेसडे जैसे जैसे अंदर जाने लगती है तो हमें यहाँ पे टाइलर दिखा दिया जाता है, बड़ा स्मार्ट लग रहा था, 6 पैक बन चुके थे इसके, काफी ज्यादा भयानक भी हो चुका था। फर्स्ट सीजन के अंदर ये एक नॉर्मल सा लड़का था कॉफी बनाने वाला, लेकिन सेकंड सीजन के स्टार्टिंग में ही ये हमें एक मॉन्स्टर ही दिखाया गया है जो कि एक हाइड है, और वेडनेसडे को देखते ही काफी ज्यादा भड़क भी जाता है। वेडनेसडे सलाखों के इस तरफ है और यहाँ पे टाइलर सलाखों के अंदर है, जिसने कई सारे लोगों की जान ली थी सिर्फ और सिर्फ उसके मास्टर के कहने के चक्कर में। तो वो बार बार में हाइड बनता जा रहा था, लेकिन उसे इलेक्ट्रिक शॉक देके कंट्रोल भी किया जा रहा था। अब यहाँ पे वेडनेसडे का पूरा शक था कि कहीं ना कहीं टाइलर का उसकी बाप की मौत से कोई ना कोई लेना देना है। अब यहाँ पे जब टाइलर को पता चलता है कि उसकी बाप की मौत हो गई, साथ ही में उनका एक फ्रेंड था कार्ल, उसकी भी डेथ हो गई है, तो टाइलर को हंसी आती है और कहता है कि हाँ सारा मास्टरमाइंड मैं ही तो हूँ, यहाँ पे बैठ के सारी चीजें मैं ही तो एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हें तो एक इन्वेस्टिगेशन वाला बन जाना चाहिए, तुम्हें तो खुद पुलिस वाला बन जाना चाहिए। इन चीजों से कहीं ना कहीं वेडनेसडे को ये तो पता चल गया था कि टाइलर का इन सब चीजों में कोई लेना देना तो नहीं है, क्योंकि उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसकी बाप की डेथ हो गई है और आखिर किन चीजों से उसकी डेथ हुई है। बस इनके बीच में यही झगड़ा चल रहा था कि वेडनेसडे भी उतनी ही कसूरवार है जितना कि ये टाइलर है, और वेडनेसडे को भी सलाखों के पीछे होना चाहिए था। लेकिन वेडनेसडे और ज्यादा टाइलर को भड़का के चली जाती है, प्रवोक करके चली जाती है कि तू एक मामूली लड़का है, तुझे तो थॉर्नडेल ने इसीलिए चुना था क्योंकि तेरे अंदर कोई किसी तरह का जुनून ही नहीं है। कहीं ना कहीं वो टाइलर को बहुत ज्यादा नीचा दिखाना चाहती थी कि भाई तू अंदर है, तूने बहुत बढ़िया काम कराएगी, तू अंदर है। जाने से पहले टाइलर ने एक छोटी सी चीज कह दी थी कि अपनी दोस्त इनेड को बचा के रखना, जिस दिन मुझे वो मिल गई ना सबसे पहले मैं उसे ही मारूंगा। अब वेडनेसडे के दिमाग में एकदम से चीजें घूम जाती है, क्योंकि उसे पता था कि इनेड की मौत होने वाली है, और जब टाइलर ने कहा कि इनेड को बचा के रखना तो वेडनेसडे कहीं ना कहीं इस चीज को सिंक्रोनाइज कर देती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि टाइलर ही जाके इनेड को मार देगा, क्योंकि लास्ट सीजन के आखिरी एपिसोड में हमने देखा था कि इनेड एक वेयरवुल्फ बन गई थी और उसी ने ही टाइलर जो कि हाइड बन चुका था उसे फाइट बैक करा था। तो वेडनेसडे तो यहाँ पे टाइलर को और बुरा भला कह के सुना देती है कि अब तो तू अंदर ही पड़ा रहेगा, अगर कभी तेरे बाहर निकलने का चांस भी हुआ तो भी तुझे कोई बाहर नहीं निकालेगा, इस चीज से मुझे बहुत ज्यादा ठंडक मिल रही है, तू अंदर ही सड़ता रहे। जिसके बाद में वेडनेसडे यहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद में सीन यहाँ क्लासरूम के अंदर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे साइंस के टीचर कुछ चीजें पढ़ा रहे थे, लेकिन पक्सली मजे ले रहा था, इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा था। तभी यूजिन उसे उठा के बाहर लेकर आता है और बताता है कि जो तुम्हारा ज़ॉम्बी दोस्त था ना स्लर्प, वो भाग गया है। अब यहाँ पे पक्सली की फटती है कि भाई वो ज़ॉम्बी बाहर निकल गया तो किसी को मार वार देगा। दूसरी तरफ हम इनेड को देखते हैं जो कि ब्रूनो के साथ में थोड़ा बहुत क्लोज आ रही थी, उसे अपने रूम में ले आती है। ये लोग बातें वगैरह कर ही रहे थे कि तभी उसे एक गिफ्ट दिखाई देता है। ये गिफ्ट असल के अंदर थिंक के लिए आया था, तो वो थिंक के पास जाती है, उसे बातें करने लगती है। ये गिफ्ट उसके अंकल फेस्टर ने भेजा था, जिसके अंदर एक छोटी सी फोटो थी जहाँ पे थिंक एक टाइम में पुलिस के अंदर काम किया करता था, और साथ ही में एक बहुत ही प्यारा सा लेटर था। अब इनेड
कहती है कि पूरी एडम्स फैमिली तुम्हारा बर्थडे भूल गई, किसी को भी याद नहीं है। इस बात से तो थिंग को और ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो बैठ के दारू ही पी रहा था। मोर्टिशिया आई थी, वो चली गई गुस्सा करके, वेडनेसडे को कुछ याद नहीं है। तब यहाँ पे इनिड कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी, मैं तुम्हारे लिए बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। लेकिन इतनी देर में ऐसा लगता है कि पीछे बैठे हुए ब्रूनो को किसी ने मारा, साथ ही में इनिड को भी मारा। जब तक थिंग बाहर निकलता तब तक उसका ट्रंक किसी ने बंद कर दिया था, यानी कि कोई तो है जो कि इनके ऊपर नजर रख रहा था। जिसके बाद में सीनियर प्रिंसिपल के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। प्रिंसिपल ने यहाँ पे बियांका को बुलाया था उसे अपडेट्स लेने के लिए, जहाँ पे बियांका कहती है कि उसने मोर्टिशिया को सारी फाइल्स दे दी है, अब मोर्टिशिया अपने अकॉर्डिंग काम कर लेंगी। तो यहाँ पे प्रिंसिपल उसे फोर्स करने लगता है कि नहीं, तुम्हें काम करवाना ही है। जहाँ पे बियांका कहती है कि क्या आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे ऑर्डर दे रहे हैं। जब प्रिंसिपल कहता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ कि तुम्हारी जो साइरन पावर्स है उनका इस्तेमाल करो, आखिर तुम कब उनका इस्तेमाल करोगी। लेकिन बियांका ऐसा नहीं करना चाहती थी, बल्कि वो अपना ही लॉकेट उतार के प्रिंसिपल के ऊपर ही साइरन का इस्तेमाल कर देती है कि आज के बाद आप मुझे कोई भी काम नहीं कहेंगे और मैं इन सारे कामों से दूर रहूंगी। लेकिन पता चलता है कि प्रिंसिपल ने पहले से ही इस चीज के सारे प्रिकॉशंस ले रखे थे। उसने साइरन के अगेंस्ट जो स्टोन होते हैं वो अपने पास रख रखे थे, ताकि अगर कोई भी उसके ऊपर साइरन का इस्तेमाल करे तो वो उसकी बातों में ना बहके। यानी कि अब तो बियांका पूरी तरीके से फंस चुकी थी कि उसे ये काम करना ही पड़ेगा। जिसके बाद हम वेडनेसडे को देखते हैं जो कि कमरे में आते ही देखती है कि इनिड नहीं है, उसका बैग गिरा हुआ है, फोन यहाँ पे है। वेडनेसडे को डर लगने लगता है कि इनिड आखिर कहाँ पे गई होगी। वो थिंग का बॉक्स खोलती है, उसके बाद में फोन को देखती है तो उसके फोन के अंदर मैसेज आया हुआ था कि अगर इनिड की जान बचानी है तो इन पहेलियों को सुलझाओ, किसी को भी नहीं बताओगी और सीधा मुझ तक पहुंचो। साथ ही में एक लेटर भी था जिसके अंदर प्ले डेड लिख रखा था। अब यहाँ पे हम इनिड को और ब्रूनो को देखते हैं जिसे बुरी तरीके से बांधा हुआ था एक ऐसे टावर के अंदर जिसे कई सालों से बंद कर दिया गया था। आखिर वो इन जगह पे कैसे पहुंचे, ये सब कुछ जरूर वेडनेसडे से लिया दिया होगा। वेडनेसडे के चक्कर में हमेशा बेचारी इनिड फंस ही जाती है और इस बार तो ये बड़े खतरनाक तरीके से फंसे हुए थे। यहाँ पे वेडनेसडे इनिड को ढूंढने के लिए इधर उधर भाग ही रही थी, तभी उसे उसकी म्यूजिक टीचर मिल जाती है कैप्री, जो कि उसे कहती है चलो बजाने के लिए गाला इवेंट के अंदर। लेकिन वेडनेसडे मना कर दी थी कि आपने तो वैसे ही मेरी बड़ी तारीफें कर दी थी, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है चलो बजाने में। टीचर कहती है कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बस तुम्हें कहती हूँ कि अपना जुनून बाहर निकालो। वो और कुछ बातें कहती है, लेकिन वेडनेसडे कहती है कि अभी मुझे जाने दीजिए और आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं बाद में आ जाऊंगी। जिसके बाद वो म्यूजिक रूम के अंदर जाती है और कहीं ना कहीं उसे पता था कि कोई तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से ही ये पजल जुड़ा हुआ है। वो पियानो के पास बैठती है और उसे पता चलता है प्ले डेड का मतलब नोट्स है। वो एक साथ में डेड को प्ले करती है, दरवाजा खुलता है, वेडनेसडे उसके अंदर जाती है और एक खुफिया रास्ते से टावर तक जाने लगती है। इनिड और ब्रूनो बैठे ही थे, बड़े परेशान से हो रहे थे। तो ब्रूनो कहता है कि अगर वो लड़की तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा खतरनाक है तो उससे दोस्ती तोड़ क्यों नहीं देती। तो इनिड कहती है कि नहीं, वो मेरे लिए उजाला है, उसने मेरे लिए बहुत सारी चीजें करी है, अगर मुझे कुछ करना पड़े तो मैं उसके लिए तो जान भी दे सकती हूँ। यानी कि यहीं पे इनिड ने साबित कर दिया कि वो वेडनेसडे की कितनी अच्छी दोस्त है। और इस वक्त पे तो लग ही रहा था इनिड को कि शायद वो आज मर ही जाएगी। तो इसी चक्कर में कहते हैं कि हम अपने हाथ तो नहीं खोल सकते, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं इससे निकलने की। और दोनों बेचारे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पे वेडनेसडे आगे बढ़ती रहती है और उसे कोई नकाबपोश इंसान अपने आसपास दिखता है और एक मास्क आके उसके सामने गिर ही जाता है, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि टाइम जो कि है वो कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है। यहाँ पे इनिड और ब्रूनो नीचे गिर गए थे और ब्रूनो के एकदम से पंजे बाहर निकल जाते हैं। वो एक वेयरवुल्फ ही है और ज्यादा नर्वस होने से उसके साथ ऐसा ही होता है। इनिड उसे सिखाती है कि कैसे काम हुआ जाता है। कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, किस कर लेते हैं। वेडनेसडे इनिड ढूंढ चुकी थी, इनिड के पास जाती है और उसे कहीं ना कहीं सर्कुलर भी दिख जाता है कि कैसे ये चेन वाला सिस्टम चालू हो गया है। जैसे ही थिंग आगे बढ़ता है इनके लॉक खोलने के लिए, तब तक यहाँ पे एक चीज अनलॉक हो जाती है, जिसे काफी सारे चाकू धम 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 करके गिरने लग जाते हैं। बेचारा थिंग अटक जाता है और इनिड और ब्रूनो के ऊपर भी आके काफी सारे चाकू गिरने लग जाते हैं। वेडनेसडे ऊपर नहीं बचाती है इन लोगों को, बल्कि नीचे जाती है जहाँ पे पजल बना हुआ था। यहाँ पे काफी सारे लोगों के बहुत बड़े बड़े नॉवलिस्ट के नाम लिखे हुए थे, सिर्फ उसका नाम नहीं लिखा हुआ था जो कि दिखाई नहीं देता है। वेडनेसडे थोड़ा सोचने के बाद में समझ जाती है कि आखिर उस बुक का नाम क्या हो सकता है, द इनविजिबल मैन। तभी यहाँ पे सारा पजल सॉल्व हो जाता है, क्योंकि ऊपर से आने वाली तलवार ऑलमोस्ट इनिड और उसके दोस्त को मारने वाली थी, लेकिन सही टाइम पे वेडनेसडे ने इस पजल को सॉल्व कर दिया था और ये सारी तलवारें रुक जाती है। अब यहाँ पे जो निकल के बाहर आती है वो एक 13 साल की न्यू कमर लड़की थी, जिसे हमने बिल्कुल एपिसोड के स्टार्टिंग में ही देखा था। इस लड़की का नाम एग्नेस डिमाइल है, जो कि वेडनेसडे की बहुत बड़ी फैन है और वो वेडनेसडे के साथ में काम करना चाहती है, उसकी फ्रेंड बनना चाहती है, उसका पूरा ध्यान उसकी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती है, जो कि बिल्कुल वेडनेसडे के जैसे अटायर भी ले चुकी थी। वेडनेसडे को हल्की सी हंसी तो आती है कि इस नादान लड़की ने आखिर इतनी सारी चीजें कैसे कर दी है। कहीं ना कहीं वेडनेसडे को ये भी समझ में आ गया था कि अगर उसने इतनी सारी चीजें करी है तो जरूर गैल्पिन को भी इसी ने मारा होगा। तो यहाँ पे एग्नेस क्लियर करती है कि मुझे आपका दोस्त बनना है, मुझे आपका अगला शिकार नहीं बनना है। गैल्पिन को मैंने नहीं मारा, लेकिन मैं आपके लिए एक तोहफा जरूर लेकर आई हूँ। गैल्पिन का फोन ले आती है वो और वेडनेसडे को गिफ्ट करती है, जिसके अंदर उसने सारे मैसेजेस और ईमेल वगैरह पढ़ लिए थे। वेडनेसडे को अभी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गैल्पिन को मारा किसने है। तभी एग्नेस कहती है कि मैं इस चीज में आपका साथ दे सकती हूँ, मुझे प्लीज अपने साथ में रखिए। एग्नेस बिल्कुल वेडनेसडे की जैसे ही बनना चाहती थी, लेकिन वेडनेसडे को अभी तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि पागल लड़की, इसने बैठे बिठाए इनिड और ब्रूनो की ऑलमोस्ट जान ले ही ली थी, साथ ही में उसकी बुक जलाने की भी कोशिश करी थी। एग्नेस कहती है कि वो तो बस छोटा सा एपेटाइजर था, ये था मेन कोर्स, तो मैं बस आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती थी। जिसके बाद में हम बियांका को देखते हैं, जो कि इस वक्त मोर्टिशिया के रूम के अंदर पहुंची थी और कहीं ना कहीं उनके ऊपर अपने साइरन वॉइस का इस्तेमाल कर देती है और कहती है कि आपको डोनर्स के अंदर अपनी माँ को कॉल करना है, उनसे बहुत अच्छा मोटा खासा डोनेशन
लेना है और आप ये बिल्कुल भी याद नहीं रखेंगे कि मैं आपके पास आई थी। बियंका ने अपनी खुद की आई हुई मेमोरी हटा दी और मोर्टिशिया के दिमाग में डाल दिया कि उसे अपनी माँ को कॉल करना है, जो की चीज बिल्कुल गलत थी, नहीं करना चाहिए था, बट ठीक है, अब बेचारी बियंका भी क्या ही करती। जिसके बाद में हम वेडनेसडे को देखते हैं जो कि थिंग के पास आती है, उसे माफी मांगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गई, काफी सारी चीजें चल रही थी, इनिट के डेथ के चक्कर में मेरे दिमाग में काफी सारी चीजें चल रही थी। वो थिंग के लिए गिफ्ट भी लेकर आई थी जो कि बहुत पुराने टाइम का एक टॉर्चर टूल था, जिससे कि आप लोगों को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर कर सकते हैं। लेकिन आज थिंग उसे माफ कर देता है क्योंकि उसे भी पता था कि वेडनेसडे किसी चीज में भटकी हुई है और काफी ज्यादा परेशान भी है। तो उसे वो कहता है कि इनिट के लिए तो सच में उसे भी टेंशन हो रही है, जल्द से जल्द वो अपने लिए चीजों को क्लियर करे। तब यहाँ पे वेडनेसडे के दिमाग में आता है कि उस बुक के अंदर वो चीजों को पढ़ना शुरू करेगी कि आखिर वो अपने काले आंसुओं को कैसे रोक सकती है और जो उसकी विजन्स है, जो उसकी दृष्टि है, वो वापस कैसे ला सकती है। लेकिन तब तक उसे पता चलता है कि उसकी बुक तो गायब हो गई है, वो बुक तो उसकी माँ ले गई है। इस बात से वेडनेसडे को बहुत भयंकर वाला गुस्सा आता है, लेकिन साथ ही में वेडनेसडे को ये भी पता चलता है कि उसकी सारी बातें वो काला कौवा सुन रहा था। इसी के साथ में हम स्लर्प को देखते हैं, यानी कि उस ज़ॉम्बी को जो कि जंगलों में निकल चुका था और सीधा उसी ड्राइवर टीचर के सामने आ जाता है जिसकी वेडनेसडे ने बहुत बारह बजाई थी। ये बेचारा टीचर स्लर्प को ठोक देता है, लेकिन स्लर्प तो एक ज़ॉम्बी है, मरेगा कैसे। पता चलता है कि उस ज़ॉम्बी ने लोगों को मारना शुरू कर दिया है, उसने इस टीचर को बहुत बुरी तरीके से मार के उसका दिमाग खा लिया है, क्योंकि इस पूरे ज़ॉम्बी के अंदर सब कुछ है सिर्फ और सिर्फ दिमाग को छोड़ के। और इसी के साथ में गाइस ये सेकंड एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। वेडनेसडे सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एडम्स फैमिली को अब जाके कहीं ना कहीं रियलाइज हो गया था कि उन्होंने थिंग के बर्थडे को भूल के बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो अब वो थिंग के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सी मेकअप आर्टिस्ट कह सकते हैं या फिर कोई बहुत ही बड़ी पेडिक्योर देने वाली कह सकते हैं, क्योंकि वो थिंग के ऊपर अपना जादू चला रही थी। मोर्टिशिया कहती है कि इस आर्टिस्ट का तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए लगभग 3-3 महीने लग जाते हैं। आखिर ये आर्टिस्ट यहाँ पे आई कैसे, जहाँ पे गोमेज कहता है कि उसने 3 गुना तो पहले उसकी पेमेंट बढ़ा दी। साथ ही में इस आर्टिस्ट को कटे फटे लोगों को ठीक करना और उन्हें पेडिक्योर वगैरह देना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जब उसने थिंग के बारे में सुना तो वो एक ही बार में उसने हाँ कर दिया। अभी कुछ ही देर के अंदर थिंग को चमका के एक नया हाथ बना दिया जाएगा। थिंग को बड़े मजे आ रहे थे जब उसे इस तरीके से पेडिक्योर मिल रहा था। जहाँ पे अब वापस से बात घूम के वेडनेसडे के ऊपर आ जाती है। मोर्टिशिया अपनी बेटी की इस तरीके की हालत से काफी ज्यादा परेशान हो रही थी कि आखिर वेडनेसडे कोई बात नहीं मान रही है, उसे गुडी एडम की बुक चाहिए और वो थिंग का बर्थडे भी भूल गई। स्कूल के अंदर गाला इवेंट की चीजों में भी वो काफी ज्यादा बिजी थी, जहाँ पे गोमेज उसे कहता है कि अरे मेरी जानेमन, तुम इतनी ज्यादा परेशान मत हुआ करो, तुम सारी चीजें संभाल लोगी और अगर भूल भी गई हो तो मैं हूँ ना कंपनसेट करने के लिए। देखो मैं अभी के अभी तुम्हारा ध्यान भटकाता हूँ। मोर्टिशिया फिर कहती है कि न जाने कैसे कल रात को उसे उसकी माँ को कॉल करने का मन किया। जैसा कि हम सभी को पता है कि बियंका ने कल ही मोर्टिशिया के ऊपर मैजिक किया था, जो चीज तो मोर्टिशिया को बिल्कुल भी नहीं पसंद थी कि उसे उसकी माँ को कॉल करना पड़े। अब यहाँ पे गोमेज अपनी बीवी का ध्यान भटकाने के लिए मस्त गाना चलाता है और उसे डांस करवाता है। यहाँ पे हम वेडनेसडे को देखते हैं जो कि चोरी छुपे खुदी के पेरेंट्स के घर के अंदर घुसती है और उस बुक को चुराने के लिए आई थी, लेकिन वो फेल हो जाती है। तभी यहाँ पे मोर्टिशिया आती है और अपनी बेटी को कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें वो बुक इतनी आसानी से मिल जाएगी। वेडनेसडे कहती है कि आपने हर तरीके की जादुई किताब यहीं पे तो छुपाई होती है, तो आखिर मुझे ये भी तो यहाँ मिल ही सकती है। अब वो कहीं ना कहीं अपनी माँ के पास बैठती है और बहुत सीरियस होकर बात करती है कि उसे गुडी एडम की किताब चाहिए ही चाहिए ताकि वो फ्यूचर विजन्स देख सके, उसे अपनी दृष्टि वापस से चाहिए। उसने एक विजन देखा, उसकी बेस्ट फ्रेंड इनिट को मार दिया गया था, पूरा ब्लेम लगा है वो वेडनेसडे के ऊपर लगा है। तो आखिर वेडनेसडे अपनी फ्रेंड को क्यों मारेगी और अगर जब उसे विजन आ जाएगा तो वो उसकी जान बचा सकती है, फ्यूचर चेंज कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं मोर्टिशिया को पता था कि अगर वेडनेसडे को कोई भी विजन आते हैं तो वो सच में फ्यूचर चेंज कर देती है, लोगों की जान ले लेती है, जो कि खतरनाक भी हो सकता है। तो इस चक्कर में मोर्टिशिया एकदम श्योर थी कि वो अपनी बेटी को कुछ भी हो जाए लेकिन खतरे में नहीं डालेगी और गुडी एडम की किताब नहीं देगी जब तक कि उसका कोई गार्डियन ना आ जाए जो उसे मार्गदर्शन ना देता रहे। वेडनेसडे गुस्से में आके वहाँ से चली जाती है और बेचारी गोमेज का मूड बना ही रह जाता है। जिसके बाद में हम वेडनेसडे को देखते हैं जो कि अभी कह रही थी कि इस बार उसे अपनी शक्तियों के बिना ही काम करना पड़ेगा। वो गैलपिन का फोन लेके बैठी थी और कहीं ना कहीं उसके अंदर से सबूत ढूंढने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पे हम इनिट को देखते हैं जो कि कैंपिंग की काफी ज्यादा तैयारियां कर रही थी। हर साल आउटकास्ट के बच्चों का एक कैंप होता है जहाँ पे सारे बच्चे जाते हैं। वेडनेसडे को उसमें जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और इनिट यहाँ पे अपने कपड़े ढूंढने में लगी हुई थी क्योंकि उसे कैंप के अंदर नए नए अच्छे कपड़े पहनने थे। वेडनेसडे उसे किसी बहाने से कमरे से बाहर भेज देती है। तब यहाँ पे थिंग कहता है कि अरे तुम मुझे ऐसे कैसे भेज देती हो, कुछ भी करती हो तुम। वेडनेसडे कहती है कि मुझे थोड़ी सी शांति चाहिए थी, आखिर मुझे कुछ तो करना ही था। इनिट का टॉप नहीं मिल रहा है तो वो इतनी ज्यादा पागल हो रखी है। जब उसे ये पता चलेगा कि उसकी डेथ होने वाली है तो सोचो वो लड़की किस तरीके से बिहेव करेगी, वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इतनी देर में यहाँ एग्नेस बाहर निकल के आ जाती है। अब जब एग्नेस के पास में इनविजिबल होने की पावर है तो वो हर जगह इनविजिबल होकर घूमती रहती है। वेडनेसडे को इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे मजा भी आ रहा था कि एग्नेस अपनी पावर्स का सही तरीके से इस्तेमाल कर रही है। लेकिन यहाँ पे वेडनेसडे उसे अच्छी तरीके से धमकी दे देती है कि कुछ भी हो जाए ये बात एग्नेस से कहीं और नहीं जानी चाहिए, नहीं तो वो एग्नेस का भी फ्यूनरल ही कर देगी, क्योंकि अभी अभी वेडनेसडे को एक फ्यूनरल में जाना ही है और एग्नेस को बस अभी के अभी इस कमरे से चले भी जाना चाहिए। जिसके बाद हम पक्सली और यूजिन को देखते हैं जो कि अपने ही ज़ॉम्बी स्लर्प के लिए काफी सारा खाना वगैरह लेकर आए थे। कल रात को स्लर्प भाग गया था लेकिन आज ही वापस आ गया है, ऐसा क्यों हुआ है? तो यहाँ पे पक्सली कहता है कि इसे समझ में आ गया है कि
कि इसे यहाँ पे अच्छे तरीके से खाना वाना मिल रहा है, इसका काम सेट है, तो ये आखिर क्यों भागेगा। और ये धीरे धीरे करके रिकवर भी कर रहा है। यूजिन जब उसके दिमाग के अंदर देखता है तो वो साफ देख पाता है कि उसका दिमाग धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है, यानी कि अभी उसकी भूख भी बढ़ती जा रही है, वो रिकवर होता जा रहा है। अब यहाँ पे यूजिन और पक्सली दोनों को ही कैंप के अंदर जाना था और ऑब्वियसली बात है उस स्लर्प को लेके तो जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे यूजिन साफ मना कर देता है कि इसका कुछ तो तुम इंतजाम करना पड़ेगा और 2 से 3 दिन तुम इसे यहाँ पे भी नहीं छोड़ सकते हो। पक्सली कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। लेकिन यूजिन कहता है कि कुछ भी हो जाए इसे तुम कैंप के अंदर मत ले आना। ये स्लर्प भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें समझने लगा था और वो पक्सली के ऊपर हाथ रख देता है कि जैसे उसे बुरा लग रहा है इस चीज से। जिसके बाद में सीनिया ग्रेवयार्ड के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे गैल्पेन का फ्यूनरल चल रहा था जहाँ पे कोई लोग नहीं आए थे। उसका खुद का बेटा टाइलर जेल के अंदर बैठा था, लेकिन यहाँ पे 2 लोग थे। एक तो शेरिफ आई हुई थी और इसी के साथ में डॉक्टर फेयरबर्न भी थी। बस टाइलर से क्लोज थी, इसी चक्कर के अंदर गैल्पेन के फ्यूनरल पे आई थी और उसे किसी के यहाँ पे होने की एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। शेरिफ कहती है कि पुलिस स्टेशन से होने के चक्कर में मुझे तो यहाँ पे आना ही था और डॉक्टर फेयरबर्न कहती है कि टाइलर ने मुझे खुद भेजा है ये चेक करने के लिए कि क्या उसका बाप सच में मर गया है या नहीं मरा है। मैं बस इसी चीज को चेक करने के लिए आई हूँ। अब यहाँ पे वेडनेसडे आते ही फेयरबर्न से कुछ क्वेश्चंस पूछने लगती है कि क्या आप मुझे बता पाएंगे विलो हिल के अंदर कोई एवियन है या नहीं है। अब गाइस विलो हिल उसी हॉस्पिटल का नाम है, मेंटल असाइलम का नाम है, तो विलो हिल बार बार के अंदर आएगा। तो आप लोग याद कर लीजिए कि विलो हिल का मतलब है मेंटल असाइलम का हॉस्पिटल। अब यहाँ पे फेयरबर्न वेडनेसडे की मदद कर देती है और बता देती है कि एवियन अभी तक नेवरमोर अकेडमी के अंदर ही नहीं आया है, तो वो आखिर विलो हिल के अंदर कैसे आएगा। आज तक का रिकॉर्ड है, लगभग 10 साल तो हो चुके हैं, उसने किसी भी एवियन को नहीं देखा है जो कि विलो हिल के अंदर एडमिट होने के लिए आया है। वेडनेसडे को थोड़ा ठीक लगता है कि चलो फेयरबर्न ने उसकी मदद तो करी है। जिसके बाद हम बियांका को देखते हैं जो कि एक होटल रूम के अंदर आती है और वहाँ के रिसेप्शनिस्ट के ऊपर मैजिक करके उसे समझा देती है कि होटल का रूम नंबर 302 अब बिजी रहेगा, उसके अंदर कोई भी नहीं आएगा। बियांका यहाँ पे आई थी, ये चीज भी वो भूल जाए। बियांका जिस रूम के अंदर आती है वहाँ पे उसकी माँ थी जो कि चोरी छुपे यहाँ पे पहुंच गई थी। बियांका उसके लिए खाने पीने की चीजें लेकर आई थी और अपनी माँ को रहने के लिए अच्छी खासी अरेंजमेंट भी कर चुकी थी। पता चलता है कि उसकी माँ भी ऑब्वियसली बात है एक साइरेनर ही है। उसने एक आदमी से शादी करी थी, उस आदमी ने बियांका की माँ का बहुत ज्यादा फायदा उठाया लोगों से पैसे ऐंठने के अंदर, और आज वो आदमी अरेस्ट हो गया है और बियांका की माँ को छोड़ भी दिया है। इस बात से बियांका की माँ बहुत ज्यादा परेशान है। इसी चक्कर में बियांका अपनी माँ को सेफ रखने के लिए इस होटल के अंदर रख देती है। जिसके बाद में सीनिया वेडनेसडे के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब उसे डाउट था कि आखिर ये जो एग्नेस है इसने गैल्पेन के फोन को चेक कैसे किया। तो वो एग्नेस के पास जाती है और एग्नेस यहाँ पे कहती है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। उसकी एक फ्रेंड थी जो कि रूप बदलना जानती थी, इसीलिए उसने अपनी फ्रेंड को गैल्पेन के अंदर बदल दिया और आराम से फोन को फेस लॉक के जरिए खोल दिया। ये चीज वेडनेसडे को थोड़ी सी पसंद आने लगी, लेकिन तभी वो इन दोनों लड़कियों को यहाँ से भेज देती है कि वो ज्यादा उसका सर न खाए और यहाँ से चले जाए। ये दोनों लड़कियां बेचारी मुंह उतार के चली जाती है, लेकिन फिर भी उन्होंने वेडनेसडे की मदद करी थी तो उन्हें खुशी तो हो ही रही थी। अब जब एग्नेस ने गैल्पेन का फोन चुराया था तो ऑब्वियसली बात है घर के अंदर से चीजें भी उठा ली थी, तो यही चीज वो वेडनेसडे को देती है और कहती है कि पुलिस के आने से पहले मैंने वहाँ से काफी सारी चीजें उठा ली थी। वेडनेसडे उसी आखिरी रिकॉर्डिंग को सुनती है जिसके अंदर लिखा हुआ था कि अगर मुझे पुलिस वाले पकड़ ले या फिर अगर मुझे कोई जान से मार दे तो मेरे सारे सबूत तुम्हें डेस्क पे मिल जाएंगे। इसका मतलब था कि वेडनेसडे को उस डेस्क को ढूंढना था। अब वो गैल्पेन के कुछ सामानों के अंदर देखती है जहाँ पे उसे एक पिक्चर के अंदर एक घर दिखाई देता है पाइन क्रस्ट नाम का। मैप के अंदर ढूंढने से उसे पता चलता है कि जहाँ पे ये स्कूल कैंप के लिए जा रहे हैं पाइन क्रस्ट वहाँ से बड़ा पास के अंदर है। इसका मतलब है कि वेडनेसडे भी उस कैंप के अंदर पार्टिसिपेट करने वाली है। स्कूल के अंदर सारे बच्चे इकट्ठे हो गए थे। प्रिंसिपल सभी को कहता है कि 2 रूल है, सभी एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, दूसरी चीज बहुत ज्यादा मजे करेंगे। सारे बच्चे इकट्ठे हो गए थे कैंप में जाने के लिए। इनेड अच्छी खासी अपनी आइसक्रीम वगैरह पैक करवा लेती है, लेकिन तभी यहाँ पे एजैक्स आ जाता है उसे बात करने के लिए, लेकिन इनेड उसे वापस से इग्नोर करने लगती है और कहती है कि मैं बस तुम्हें बताने वाली थी, मिलने वाली थी। छोटी मोटी बातें करके वो खुद को बचा रही थी और एजैक्स को समझ में आ गया था कि इनेड उसे बहुत भारी वाला इग्नोर कर रही है। तभी म्यूजिक टीचर आके इनेड को आवाज दे देती है और कहती है कि मुझे लग रहा था कि शायद तुम्हें भी मदद की जरूरत है। इतनी देर में वेडनेसडे बैग पैक करके आती है और ये चीज देख के तो इनेड का दिन ही बन जाता है कि क्या बात है, फाइनली तुम आ ही गई हो, ये तो वेडनेसडे का स्टेकेशन है। इतनी देर में पीछे पीछे एग्नेस भी आती है और वो वेडनेसडे के लिए सारी प्रिपरेशन करके लाई थी कि पाइन क्रस्ट से जाने का रास्ता इनके कैंपिंग से कितनी दूर है, उन्हें वहाँ पे क्या क्या चीजें मिलेगी। वेडनेसडे के लिए काफी सारी प्रिपरेशन देख के कहीं ना कहीं इनेड चिढ़ रही थी कि वेडनेसडे की एक नई फ्रेंड बनती जा रही है, लेकिन अब वेडनेसडे इनेड को तो नहीं बता सकती है कि वो सब कुछ उसी की जान बचाने के लिए कर रही है। तब वेडनेसडे एग्नेस को उसका बैग देके कह देती है कि मुझे विंडो सीट पसंद है, जाके सारा सामान रख दो। और इनेड साथ में एग्नेस को ये भी कहती है कि मेरी पूरी नजर तुम पे रहेगी, लेकिन एग्नेस भी इनेड को कोई खास पसंद नहीं करती थी। प्रिंसिपल भी वेडनेसडे को कैंप के अंदर आता हुआ देखिए बड़ा खुश था। एक साथ में 4 बसें नेवरमोर के बच्चों को भर के एक बहुत ही सही सी जगह पे पहुंच जाती है जो कि बिल्कुल वेकेशन जैसा ही लग रहा था। यहाँ पे हम पक्सली को देखते हैं जो कि एक कॉफिन को बाहर निकाल रहा था। कॉफिन काफी ज्यादा हिल भी रहा था। गाइस गेस व्हाट इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर वो स्लर्प को भर के लेकर आया था। इसका मतलब है कि पक्सली इतना पागल हो गया है अपने उस ज़ॉम्बी दोस्त के लिए कि उसे उठा के कैंप के अंदर ले आया। वेडनेसडे को थोड़ा बहुत शक तो हो रहा था कि ये भाई जिंदा कैसे, अभी तक तो पक्सली को मर जाना चाहिए था, लेकिन पक्सली हंसने लग जाता है। तभी ये दोनों भाई बहन देखते हैं कि एडम्स फैमिली तो पूरी की पूरी यहाँ पे इकट्ठी हो रखी है, क्योंकि यहाँ पे गोमेज एडम निकलता है इनका बाप और पीछे पीछे इनकी माँ मोटिशिया भी निकल जाती है। गोमेज कहता है कि प्रिंसिपल ने हमें कहा कि पेरेंट्स भी अलाउड है और साथ ही में मोटिशिया को तो गाला इवेंट की प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट के तौर पे बुलाया गया था। तो गोमेज कहता है कि पेरेंट्स का बच्चों के साथ में थोड़ा कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, आपस में हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे, बातें करेंगे तो हमारा फैमिली टाइम गुजरेगा, इसलिए हम यहाँ पे आ गए और जंगल के अंदर तो हमें आना ही चाहिए क्योंकि जंगल में हमेशा बुरी सी बुरी चीजें होती है। वेडनेसडे का फिर से दिमाग खराब हो जाता है कि जैसे वो कोई नया काम करने चाहती है वहाँ पे उसे उसकी माँ पहले से ही मिल जाती है। अब यहाँ पे एडम्स फैमिली का कैंप बन रहा था जो कि बिल्कुल ब्लैक थीम के ऊपर डिपेंड था, एकदम डार्क हॉरर जैसा। यहाँ पे कहीं ना कहीं गोमेज मोर्टिशा को कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी की मदद करनी चाहिए, अगर उसे गुडी एडम की किताब चाहिए तो दे दो। तो यहाँ पे मोर्टिशा कहती है कि मैं अपनी बेटी की कड़वी जहर वाली बातें सुन सकती हूँ, वो मुझे जितना गुस्सा हो जाए, लेकिन मैं अपनी बेटी को खो नहीं सकती हूँ। अगर मैंने वो किताब उसे दे दी तो कहीं ना कहीं वेडनेसडे वापस से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगी और वो चीजें उसे मुझसे दूर कर देगी और इसमें तुम्हें साथ देना पड़ेगा मेरा, कि अगर मेरी बेटी मुझसे गुस्सा हो रही है तो हमें इन चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। वो इस बातों को समझता है और अपनी बीवी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे सारे नेवरमोर के आउटकास्ट बच्चे उल्टी सीधी जितने भी पावरफुल चीजें थी वो कर रहे थे। पक्सली और यूजिन को देखते हैं जो कि अपना कैंप बना चुके थे और यूजिन आते ही बुरी तरीके से डर जाता है क्योंकि उसे कैंप के अंदर स्लर्प दिखाई देता है। वो बहुत ज्यादा चिल्लाता है पक्सली के ऊपर कि तुम्हारा दिमाग खराब है कि तुम इस ज़ॉम्बी को उठा के यहाँ पे ले आए। पक्सली कहता है कि प्लीज यार उसे ज़ॉम्बी वॉम्बी मत बोला करो, वो डर जाता है और वैसे भी तुमने तो कहा था कि अगर हम उसे स्कूल छोड़ के आएंगे तो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, ये 3 दिन वहाँ पे क्या करता, तो आखिर मैं इसे अपने साथ में ले आया और ये यहाँ पे बिल्कुल भी सेफ है, ये किसी को परेशान नहीं करेगा, आज तक इसने मुझे भी खाने की कोशिश नहीं करी है और अगर ये भागेगा तो भी उसके मैंने सारे इंतजाम कर रखे हैं। तभी इतनी देर में इन्हें किसी की आवाज आती है। ये पक्सली के फादर गोमेज थे जो कि पक्सली के लिए खाना वाना लेकर आए थे। कीड़े मकोड़े एकदम फ्राई हुए हुए, रास्ते में से जो कीड़े मिलते गए वो उसकी माँ ने उठा लिए। अब ये चीजें यूजिन के लिए तो बहुत बेकार थी लेकिन पक्सली के लिए बिल्कुल नॉर्मल था। गोमेज अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन ये दोनों बच्चे मना कर देते कि नहीं अंदर बड़ी गंद मची हुई है, बहुत बेकार सी बदबू आ रही है, तो आप अंदर बिल्कुल भी मत जाइए। जहाँ पे गोमेज कहता है कि तुम दोनों बच्चों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, कैंप के नियम है अगर कोई भी कांड करो तो उससे रिलेटेड सारे सबूतों को मिटा दो, खास करके लाशों को। जिसके बाद अब प्रिंसिपल सारे बच्चों को इकट्ठा करता है और बताता है कि कैसे नेवरमोर एकेडमी के अंदर काफी टाइम बाद में ये कैंपिंग हुई है और सारे बच्चों के अंदर ये उत्साह होना चाहिए कि ये अपने आउटकास्ट वाले बच्चों को ही सपोर्ट करे। सबसे बड़ा रूल है कि कोई भी नॉर्मी यानी कि नॉर्मल इंसान इन्हें नहीं मिलना चाहिए। ये लोग यहाँ पे मजे करेंगे, फन करेंगे, काफी अच्छी अच्छी चीजें करेंगे, लेकिन इतनी ही देर में मजा खराब करने के लिए एक कैंप का लीडर यहाँ पे पहुंच जाता है। ये नॉर्मल से स्काउट वाले बंदे थे जो कि यहाँ पे कैंपिंग करने के लिए आए थे, लेकिन गलती ये हो गई कि इस जगह के ओनर ने एक साथ में 2 लोगों को बुकिंग दे दी, यानी कि नेवरमोर के प्रिंसिपल को भी और साथ ही में नॉर्मीज के इस स्काउट वाले बंदे को भी। तो यहाँ पे थोड़ा झगड़ा बढ़ जाता है। ये जो नॉर्मीज का कैप्टन था वो अपने सारे सोल्जर्स को कहता है कि इन आउटकास्ट के बच्चों का सामान उठाओ, कैंप उठाओ और सबको उठा के फेंक दो। लेकिन इतनी देर में हमारी हीरोइन यानी कि वेडनेसडे आती है और कहती है कि ऐसे कैसे सामान उठा के फेंक दो, जो यहाँ पे जीतेगा वो ही यहाँ पे रुकेगा। सबको ये आइडिया पसंद आता है, जिसके बाद एक बड़ा सा गेम प्लान किया जाता है इन दोनों के बीच में, आउटकास्ट के बच्चों के बीच में और स्काउट के बच्चों के बीच में। गेम था अपने ज़ेफर को सही जगह पे रखना। 8 से 10 बच्चों की टीम बनेगी, कुछ अटैकर्स होंगे, कुछ रक्षा करने वाले होंगे। जिसने सबसे पहले ज़ेफर अपनी सही जगह पे रख दिया वो टीम जीत जाएगी। इसका मतलब है कि वही लोग यहाँ पे कैंपिंग करेंगे। अब यहाँ पे काफी सारे बच्चे आ चुके थे जो कि नेवरमोर के यानी कि आउटकास्ट वाले बच्चे थे। ये सारे नाइट शेड्स के मेंबर थे। अब कहीं ना कहीं एजेक्स के दिमाग में अभी भी नाइट शेड्स वाला फितूर था कि उसके अलावा कोई भी बच्चा इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। जैसे कि इनिड को लास्ट टाइम नाइट शेड्स के अंदर नहीं रखा गया था, तो इनिड और ब्रूनो दोनों यहाँ पे आ गए थे। लेकिन जब सारे लोग एजेक्स को घूर के देखते हैं तो एजेक्स भी शांत हो जाता है और अपनी टीम प्लानिंग करने लगता है। यहाँ पे स्काउट के बंदे भी अपनी टीम प्लानिंग कर चुके थे कि किसको क्या काम करना है। गेम स्टार्ट होता है। उसके बाद में कुछ रक्षक थे जो कि अपने ज़ेफर को बचा रहे थे, लेकिन इन्हीं चीजों के अंदर जो स्काउट के बंदे हैं उन्होंने ज़ेफर आराम से ले लिया क्योंकि रक्षक के अंदर एजेक्स खड़ा था जिसने कैप पहन रखी थी। उसी की कैप को हटा दिया गया तो उसका साथीदार बेचारा पत्थर का बदल गया, तो आराम से ज़ेफर ये लोग चुरा पाए थे। सभी जब देखते हैं कि फर्स्ट चांस स्काउट वालों ने ले लिया है तो सभी को बड़ा दुख होता है, लेकिन धीरे धीरे करके अब वेडनेसडे और बियंका ने अपनी चालें चलना शुरू करी, धुआं कराया और उसके बाद में यूजिन को कह के इन स्काउट्स मेंबर के ऊपर मक्खियां छुड़वा दी। जिसके बाद तो ये सारे लोग बड़े परेशान हो गए। वेडनेसडे आराम से उस ज़ेफर को उठाती है और निकल जाती है। गन शूट होता है और सारे बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो हमारी टीम ने भी आके पहल करी। लेकिन अब तक वेडनेसडे की टीम काफी ज्यादा पीछे थी और जो स्काउट वाले बंदे थे उनका ज़ेफर ऑलमोस्ट पहुंचने वाला था और सीधा टावर के ऊपर जाने भी वाला था। वेडनेसडे बहुत दूर खड़ी थी, तभी वो एक तीर मारती है, सीधा जिप लाइन के ऊपर चढ़ती है और एक कमाल का एक्शन करते हुए टावर पे पहुंच के स्काउट के बंदे को नीचे गिरा के ग्रीन वाला ज़ेफर नीचे गिरा के अपने ज़ेफर को ऊपर रख देती है। इसका मतलब है कि नेवरमोर के बच्चे जीत गए हैं। आउटकास्ट के बच्चे ही यहाँ पे कैंपिंग करेंगे और इन नॉर्मीज को यहाँ पे जाना पड़ेगा। इस बात से सभी बड़े खुश थे। अब यहाँ पे वेडनेसडे फटाफट से अपनी सामान वगैरह पैक करके पाइन क्रस्ट के लिए निकलने वाली थी। इसका मतलब है कि गैल्पिन के दूसरे घर पे। तभी यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाता है जो कि उसे बहुत सारी बधाइयां देता है कि उसने फाइनली नेवरमोर के बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें करी और उसे बहुत ज्यादा प्राउड हो रहा है कि उसने नॉर्मी बच्चों को भेज दिया है, बस बॉनफायर से पहले पहले वो यहाँ पे आ जाए। वेडनेसडे मना करती है कि उसे टॉर्चर होने का शौक है, लेकिन आज उसका मन नहीं है टॉर्चर होने का, तो वो इंसान की बॉनफायर में आने में कोई खास ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पे दूसरी तरफ स्काउट वाला अपने बंदों को बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के डांट रहा था, लेकिन अभी भी उसका मन नहीं माना था कि वो इस जगह को छोड़ दे। वो अभी भी इसके ऊपर कब्जा करना चाहता था। रात हो गई थी, बॉनफायर का टाइम था, सभी
सभी कैंपिंग कर रहे थे, गाना बजाना वगैरह कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे वेंसडे अपनी छानबीन करने के लिए पाइन क्रस्ट के अंदर पहुंच गई थी गैल्पिन के घर में, जहाँ पे वो हर तरफ किसी सुराग को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। एक शीशे के पीछे उसे एक बहुत बड़ा सा पैनल दिखाई देता है जिसके ऊपर कई सारी पिक्चर्स लगी हुई थी। ये सारी पिक्चर्स आउटकास्ट के लगभग 15 साल पहले गायब हुए लोगों की थी, जिनके अंदर पावर्स थी और इन सबको मरा हुआ घोषित कर दिया गया था। ये सारे के सारे विलो हिल्स के मेंबर थे, जिन्हें पागल पहले तो घोषित किया गया, उसके बाद विलो हिल से बताया गया कि ये सब मारे गए हैं। आखिर इन सब की जो डिटेलिंग है वो गैल्पिन क्यों रख रहा था। साथ ही में एक बड़ा सा नाम लिखा हुआ था लुइस, जिसे वेनेसडे देख के समझ गई थी कि ये लुइस से जुड़ी हुई कड़ियां हैं। लुइस एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसे सब कुछ पता है, तो इसी चक्कर में वो सारे के सारे नामों को उठा लेती है जो भी लोग गायब हो गए थे विलो हिल से, यानी कि उस मेंटल असाइलम से, और अपने साथ रख लेती है। उसे ये भी पता चलता है कि वो जो कौवा है वो अभी भी वेनेसडे का पीछा ही कर रहा है। यहाँ पे गाना वगैरह खत्म होता है और मोर्टिशिया के पास में बियांका और प्रिंसिपल दोनों यहाँ के बैठ जाते हैं और कहीं ना कहीं वापस से मोर्टिशिया को फोर्स करने लगते हैं कि वो उसकी माँ से बात करे ताकि वो नेवरमोर के स्कूल के अंदर स्कॉलरशिप दे सके, पैसे के अच्छा खासा डोनेशन दे सके ताकि ये स्कूल ज्यादा से ज्यादा तरक्की कर सके। तब मोर्टिशिया कहती है कि हाँ मैं इन बातों को समझ पा रही हूँ, मेरा मन तो नहीं कर रहा है अपनी माँ से कॉन्टेक्ट करने का, लेकिन देखती हूँ मैं कि आखिर मैं क्या कर सकती हूँ। जिसके बाद में हम इनिट को देखते हैं। इनिट यहाँ पे जा ही रही थी कि तभी ब्रूनो के साथ उसे एजेक्स देख लेता है और वो हैंड टू हैंड बोल ही देता है कि आखिर तुम इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर सकती हो। ब्रूनो को सही नहीं लगता यहाँ पे खड़ा होना, तो ब्रूनो चला जाता है। एजेक्स यहाँ पे इनिट को कहता है कि तुमने बहुत जल्दी मूव ऑन नहीं कर लिया, तुम एटलीस्ट मुझे एक बार कह तो सकती थी। इनिट कहती है कि देखो मैं जब यहाँ पे आई थी तभी से मेरा मन नहीं था तुम्हारे साथ में रहने का और मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हें बता नहीं पाई। एजेक्स इस बात से काफी ज्यादा हर्ट हो चुका था और इनिट को कहता है कि सच में हम दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं बन सकता हूँ, लेकिन मुझे पहली वाली तुम पसंद थी। इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा मिसकम्युनिकेशन हो जाता है और दोनों अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं। हम यहाँ पे इन्हीं स्काउट वाले बंदों को देखते हैं जिनके कैप्टन ने यहाँ पे भेज दिया था। जिसके बाद हम वेनेसडे को देखते हैं जो कि वापस से अब मोर्टिशिया के पास में आती है अपनी गुडी एडम की किताब को लेने के लिए, लेकिन मोर्टिशिया एक बार फिर से उसे मना कर चुकी थी। लेकिन इस बार वेनेसडे उसके लिए कोई चैलेंज लेकर आई थी कि वो अपनी माँ को जब तक चैलेंज नहीं करेगी तब तक उसकी माँ भी किसी चीज को सीरियस नहीं लेगी। अब तक मोर्टिशिया भी सोच चुकी थी कि वेनेसडे काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी है उस बुक को लेने के लिए, तो वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। ये एक तलवारबाजी का चैलेंज था जो कि आंखों पे पट्टी बांध के किया जाने वाला था। कोई भी घायल हो सकता है, कोई भी मर सकता है, लेकिन ये माँ बेटियां कहाँ एडम्स फैमिली के अंदर हार मानने वाली थी। तभी गोमेज को जब ये बात पता चलती है कि दोनों माँ बेटी जंगल के अंदर इतनी बड़ी वॉर करने वाली है, तो कहीं ना कहीं वो खुशी हो जाता है और कहता है कि मैं मस्त जा रहा हूँ अपना बात लेने के लिए, तुम दोनों बता देना कि आखिर जीता कौन था। यहाँ हम देखते हैं कि कैंप का जो स्काउट का लीडर था वो अपने सारे मेंबर्स को इधर उधर भेज देता है कि कहीं ना कहीं कैंपिंग पे उसको कब्जा करना था, लेकिन हम देख पाते हैं कि वो ही कैप्टन गलती से स्लर्प के कैंप के अंदर घुस जाता है। स्लर्प एक ज़ॉम्बी है, तो ऑब्वियसली बात है वो इंसान को छोड़ेगा थोड़ी, और वो इस आदमी को मार देता है और उसका दिमाग खा जाता है। जिसके बाद में स्लर्प बाहर निकल चुका था। हम यहाँ पे गोमेज को देखते हैं जो कि नहाने के लिए निकल गया था और इसी के साथ में वेंसडे और उसकी माँ एक साथ में तलवारबाजी करना शुरू करती है। दोनों को अपने अपने नियम कानून पता थे। ये सारी बात फैमिली के बीच में रहेगी। इन सबको जो जज करेगा वो और कोई नहीं बल्कि थिंक होगा और वो ही इसका जजमेंट भी निकालेगा। यहाँ पे थिंक मैच को स्टार्ट करता है और इसी के साथ में ये दोनों तलवारबाजी करना शुरू कर देते हैं क्योंकि इन दोनों के पास में एक दिल लगे हुए थे जिसका दिल पहले टूटा। इसका मतलब है कि वो हार गया। अब शर्त यहाँ पे यही रखी गई थी कि जो जीतेगा, अगर वेनेसडे जीत गई तो उसे बुक मिल जाएगी, लेकिन अगर बाय चांस मोर्टिशिया जीत जाती है तो वो इस किताब को ही जला देगी। दूसरी तरफ सीन यहाँ पक्सली और यूजिन के ऊपर शिफ्ट होता है, जिन्हें पता चलता है कि इनके ज़ॉम्बी ने यहाँ के कैंप के कैप्टन को जान से मार दिया है और ये सारी की सारी चीजें एग्नेस ने भी देख ली है। पक्सली पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही थी, तो एग्नेस कहती है कि मैं तुम्हारी बहन का दिल जीत रही थी छोटे मोटे काम करके, जैसे कि तुम्हें जिंदा रखे, और तुमने ये क्या किया, आखिर तुम किसी ज़ॉम्बी को ऐसे कैसे लेके आ सकते हो। अब यहाँ पे यूजिन काफी ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि उसे स्लर्प को वापस से तो लाना ही था, नहीं तो वो और लोगों को भी जान से मार सकता है, लेकिन यूजिन को अब इस चक्कर में पड़ना ही नहीं था। तो पक्सली कहता है कि हमें जाके पहले उसे पकड़ना चाहिए, फालतू की बातें हम बाद में करेंगे। दूसरी तरफ वेनेसडे और उसकी माँ शानदार वाली फाइट कर रही थी। वेनेसडे ने बहुत अच्छी अच्छी पैतरे सीखे थे, लेकिन उसकी माँ से अच्छा वो क्या ही लड़ पाएगी। यहाँ पे हम स्लर्प को देखते हैं जो कि कुल्हाड़ी लेके सीधा उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे गोमेज एडम नहा रहा था। गोमेज मस्त अपना म्यूजिक बचा के गर्म पानी से नहा रहा था और उसे पता चलता है कि यहाँ पे मोर्टिशिया आई है। उसे पता ही नहीं था कि पीछे एक ज़ॉम्बी है उसके। कुछ ही देर के अंदर स्लर्प ने ऑलमोस्ट आधे दरवाजे को तोड़ दिया था और वो गोमेज को मारने ही वाला था, लेकिन बिल्कुल सही टाइम पे यहाँ पक्सली, एग्नेस और यूजिन पहुंच जाते हैं। तो पक्सली अपने बिजली की पावर से स्लर्प को बहुत दूर गिरा देता है और कहता है कि ये मेरे फादर है, आखिर तुम इन्हें कैसे मार सकते हो। इतनी देर में काफी ज्यादा शोर शराबा मच जाता है। हर कोई इस ज़ॉम्बी को देख के इधर उधर भागने लगता है, सबकी फट जाती है और स्लर्प सीधा जंगल के अंदर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ वेनेसडे और उसकी माँ के गेम के अंदर वेनेसडे हार चुकी थी। उसकी माँ ने वेनेसडे का दिल तोड़ दिया था जो उसके ऊपर लगा हुआ था बैच, लेकिन तभी यहाँ पे स्लर्प पहुंच चुका था जिसे वेनेसडे एक ही तलवार के अंदर घुसा देती है क्योंकि वो उसकी माँ को मारने वाला था। कहीं ना कहीं उसकी माँ इस बात से इमोशनल तो थी कि कुछ भी हो जाए उसकी बेटी तो उसके साथ ही रहेगी, अगर ये दोनों लड़ भी रहे तो भी उसकी बेटी उसकी जान की परवाह तो हमेशा करेगी। अब तक यहाँ पे जब स्काउट वाला मर चुका था तो पुलिस वाले यहाँ पे आ चुके थे। आउटकास्ट की कैंपिंग थी, ऑब्वियसली बात है किसी का मरना तो तय ही था। एडवेंचर शुरू हो चुके थे। वेनेसडे को अभी भी कोई बड़े
सुराग नहीं मिल रहे थे। पक्सली बड़ा परेशान हो गया था कि उसके पेट को उठा के ले गए, यानी कि ज़ॉम्बी को उठा के ले गए हैं, एक मौत हो चुकी है। अभी भी उसे पता चल ही रहा है कि कोई तो है जो कि उसका कंटिन्यूअसली पीछा कर रहा है। स्कूल में आके उसने सारे जितने भी लोग गायब हो गए थे नेवरमोर के 15 साल पहले गायब हुए लोग विलो हिल से जो कि मारे गए हैं, मतलब ऐसा स्टोरी में बनाया गया है कि उन्हें मार दिया गया है, उन सबके वो नोट्स लगा देती है और कहती है कि आखिर गैल्पिन चाहता क्या था, वो इन सब के ऊपर नजर क्यों रख रहा था, मरे हुए लोगों का आखिर विलो हिल से क्या लेना देना है, और लुइस कौन है, आखिर इन सब चीजों का पता तो उसे लगाना ही था। सारी चीजें विलो हिल से जुड़ी है, यानी कि इस मेंटल असाइलम से। तभी सीन विलो हिल के पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे हम डॉक्टर फेयरबर्न और इसी के साथ उनके असिस्टेंट को देखते हैं जो कि आपस में बातचीत कर रहे थे कि इनके मेंटल असाइलम में अब ज्यादा से ज्यादा मेंबर आने लगे जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। सबसे पहले तो ये ज़ॉम्बी घुसा है और इसी के साथ में 2-3 लोगों को मारने वाली एक मास्टर है जो कि एक हाइड की मास्टर है गाइस, और कोई नहीं बल्कि हमारे सीजन फर्स्ट की थॉर्नेल है, जिसने की वापस से कम बैक किया है। वो पहले किसी और जेल में थी लेकिन अभी उसे इसी जेल में ला दिया गया है क्योंकि ये लोग मिलकर टाइलर के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो टाइलर को समझने के लिए ये लोग थॉर्नेल को वापस लेकर आए थे। तो अब थॉर्नेल आ गई है, तो अब क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं ये गाइस हमें इस सीजन के 4th एपिसोड में पता चलेगा, जो कि वॉल्यूम फर्स्ट का आखिरी एपिसोड है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। वेडनेसडे सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत करने से पहले सबसे बड़ी चीज मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि अभी सिर्फ और सिर्फ 4 एपिसोड ही पब्लिश हुए हैं। तो गाइज अगर आप मैसेज करेंगे मुझे या कमेंट करेंगे कि 5th एपिसोड आपने क्यों नहीं डाला या 5th एपिसोड लाइए, तो गाइज उसकी डेट है 3rd सितंबर, अगले महीने की 3 तारीख को बाकी के 4 एपिसोड रिलीज होंगे। तो आपको 1 महीने का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। जैसे ही 3 सितंबर आएगी पहला एपिसोड आएगा, यानी कि 5th एपिसोड आएगा, तो मैं हैंड टू हैंड आप लोगों के लिए ले आऊंगी। दूसरी चीज गाइज कि अगर आपको कोई चीज इतनी जल्दी मिल रही है, ऊपर से इतनी अच्छी क्वालिटी में मिल रही है, अगर आप कहीं पे भी वीडियो क्लिप्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन देखने जाएंगे तो वो चीज आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो अगर गाइज हम आप लोगों के लिए इतना एफर्ट कर रहे हैं, फर्स्ट डे होते ही आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन ले आते हैं, वो भी वीडियो क्लिप्स के साथ, इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ में, तो गाइज प्लीज आप लोगों को थोड़ा सा तो आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करना ही चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और जो भी वेडनेसडे एडम के बहुत बड़े फैन है तो प्लीज उन तक पहुंचा दीजिए यार। आप लोग नहीं है तो कोई और है तो उन तक पहुंचा दीजिए। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए ये 4th एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं, जहाँ पे हम थॉर्नेल को देखते हैं जिसे कि अब इसी विलो हिल यानी कि मेंटल असाइलम के हॉस्पिटल के अंदर ले आया गया था। यहाँ पे जो डॉक्टर फेयरबर्न थी कहीं ना कहीं वो उसके साथ में डील करना चाहती थी। थॉर्नेल को असल के अंदर एक बहुत ही भारी भरकम जेल के अंदर कैदी के जैसे रख रखा था क्योंकि वो एक हाइड की मास्टर बन गई थी और उसे मर्डर करवा रही थी। तो यहाँ पे डॉक्टर फेयरबर्न का कहना था कि कहीं ना कहीं वो उसे टाइलर से दूर रखना चाहती थी क्योंकि टाइलर अगर उसे भूल जाएगा तो शायद वो लोगों से कंट्रोल हो पाएगा। लेकिन टाइलर जो कि एक हाइड बन चुका है वो कभी भी किसी की नहीं सुनता है। इसी चक्कर में थॉर्नेल को यहाँ पे लाया गया, लेकिन थॉर्नेल अपने ही अलग एटीट्यूड, अलग ईगो के अंदर थी कि वो यहाँ पे कैदी बन के कोई भी काम नहीं करेगी बल्कि उसे एज अ पेशेंट यहाँ पे लाया जाए। लेकिन ये बात फेयरबर्न बिल्कुल भी नहीं मानती और कहती है कि तुम्हें तो वापस से जेल के अंदर ही पटक देना चाहिए, बल्कि जब तुम्हारी सुनवाई होगी तो हमारी तरफ से कहा जाएगा कि तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तब जाके थॉर्नेल कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, क्योंकि उसे भी पता था कि उसे यहाँ पे जेल के अंदर आना है, क्योंकि उसे भी पता था कि अगर वो इस मेंटल असाइलम हॉस्पिटल के अंदर रहेगी तो ज्यादा ठीक रहेगी बजाय कि जेल में रहने से। बट एक शर्त थी कि बस वो जाके अभी के अभी टाइलर से मिलनी चाहिए। डॉक्टर फेयरबर्न थॉर्नेल को उठा के टाइलर के पास लेके जाती है उससे मिलने के लिए। थॉर्नेल अपने हाथ पाथ खुलवाती है, टाइलर के पास जाती है, लेकिन टाइलर इंसान नहीं बल्कि बिल्कुल हैवान बन चुका था, हाइड बन चुका था। अपने हाथ को बहुत बड़ा कर लेता है, पूरी तरीके से मॉन्स्टर में बदल जाता है। ऊपर से थॉर्नेल को उठा के हाथ में पकड़ लेता है जैसे अभी के अभी उसकी जान ले लेगा। यहाँ पे बार बार में थॉर्नेल कहती है कि बेटा देखो मैं तेरे पास आ गई हूँ, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल संभाल लूंगी, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि टाइलर बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर था। साफ लग रहा था कि थॉर्नेल ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है, तो कहीं ना कहीं वो थॉर्नेल को जान से मारना चाहता था। लेकिन फिर भी उसने बस थॉर्नेल को अभी अभी के लिए छोड़ दिया था। जिसके बाद में गाइस सीन शिफ्ट होता है एक ग्रेवयार्ड के अंदर। हमने विलो हिल के अंदर जिन जिन भी लोगों के नाम देखे थे, यानी कि सारे आउटकास्ट जो लोग 15 साल पहले मर गए थे, उनकी अस्थियां जहाँ पे दफनाई गई थी, वेडनेसडे उन्हीं की अस्थियों को देखने के लिए आई थी। यहाँ पे एक और कैरेक्टर का बहुत बड़ा रिवील होता है जो कि है वेडनेसडे की नानी, यानी कि मोटिशा की माँ, जिसके आपस में माँ बेटियों की बिल्कुल भी नहीं बनती है। यानी कि तीनों पीढ़ियों की ऐसी चीज चल रही है कि माँ बेटियों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। अब वेडनेसडे के कहने पे उसकी नानी यहाँ पे आ तो गई थी, लेकिन नानी के पूछने पे वेडनेसडे सब कुछ बता देती है कि कैसे उसे नेवरमोर के बच्चों के बारे में पता चला था जो कि 15 साल पहले गायब हो गए थे। विलो हिल के अंदर पेशेंट्स थे, ऐसा बताया गया है कि उन्हें जान से मार दिया गया है, लेकिन उसे थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है। जब उसकी नानी माँ पूछती है कि तुम्हारा क्या लेना देना इन चीजों से, तो वेडनेसडे बताती है कि उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड की एक इमेज देखी थी जहाँ पे उसकी डेथ हो गई थी, और उन सब का चक्कर इसी से मिलता जुलता है। एक एवियन है, यानी कि जो पक्षियों के ऊपर कंट्रोल करता है, वो जरूर इन चीजों के पीछे है और उसे अब तो चीजें पता लगानी ही है। तो यहाँ पे अस्थियां देखी जाती है, अस्थियों की स्मेल के अंदर इन दोनों को ही पता चलता है कि जानवरों की अस्थियां रखी गई है, एशेस के अंदर इंसानों की एशेस की स्मेल है ही नहीं। इसका मतलब है कि कोई भी नेवरमोर का वो स्टूडेंट जो कि विलो हिल के असाइलम में गया
आया था वो मरा नहीं है, इसके अंदर अस्थियां इंसानों की नहीं है बल्कि वो कहीं ना कहीं जिंदा है। तभी हम देखते हैं कि कौवा आता है और वो सारे के सारे पेपर्स यानी कि जो भी एविडेंस थे जो वेडनेसडे ने इकट्ठे करे थे उड़ा के ले जाता है। अब जाके नानी को कहीं ना कहीं बिलीव होता है कि वेडनेसडे झूठ तो बिल्कुल नहीं बोल रही है। वेडनेसडे आके अपनी नानी से रिक्वेस्ट करती है कि कुछ भी करके एक तो उसे गुडी एडम की किताब मिल जाए जो कि उसकी माँ के पास में, दूसरी चीज ये पूरी की पूरी ग्रेवयार्ड को खरीद लिया जाए ताकि उसे पता चल सके कि आखिर किसने यहाँ पे अस्थियां दफनाई है और साथ ही में साइन किसने करे हैं झूठे पेपर्स पे। जिसके बाद हम वेडनेसडे को देखते हैं जो कि अपने कमरे के अंदर आती है, लेकिन यहाँ पे तो इनिड पहले से ही ब्रूनो के साथ में थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी, लेकिन एग्नेस भी यहाँ पे पहले से ही थी। इस बात से वेडनेसडे को इस बात से इनिड को बहुत गुस्सा आता है। वो एग्नेस को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं बेचारे को शांत करके भेज दिया जाता है। एग्नेस भी यहाँ पे एक्टिंग करके बता रही थी कि आखिर इनिड ने क्या क्या कारनामे करे हैं। तभी यहाँ पे वेडनेसडे ने जो नॉवल लिखी थी बुक पब्लिश करने के लिए किसी पब्लिशर के पास भेजी थी, तो वहां से उसे एक डिनाई लेटर मिला था क्योंकि वेडनेसडे ने उसके अंदर काफी ज्यादा क्रूअल चीजें लिखी थी और वो चीजें पब्लिश नहीं की जा सकती। तो वेडनेसडे को अभी तो इन चीजों से कोई लेना देना था नहीं, वो इन चीजों को साइड में रखती है और बस सिर्फ और सिर्फ विलो हिल के ऊपर यानी कि उस मेंटल असाइलम के ऊपर पूरा ध्यान फोकस कर देती है। अगली मदद करने के लिए उसने अपने अंकल फेस्टर को याद किया था। अंकल फेस्टर वेडनेसडे की बात सुनते यहाँ पे पहुंच जाते हैं, सारी कहानी सुनते हैं, समझते हैं और उसके बाद में लुइस नाम के इंसान को ढूंढने के लिए विलो हिल में जाने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। तभी अंकल फेस्टर को पता चलता है कि यहाँ पे एक और लड़की है, बेचारी छुपने की कोशिश कर रही थी लेकिन अभी थोड़ी सी नाकाम है, थोड़ी सी कच्ची है। वो एग्नेस को अच्छी खासी सजेशंस भी देते हैं। एग्नेस यहाँ पे अंकल फेस्टर के लिए विलो हिल में जाने की ब्लूप्रिंट्स लेकर आई थी कि अंदर वो कैसे कैसे जा सकते हैं, लेकिन अंदर जाना कोई मामूली बात तो है नहीं क्योंकि वो मेंटल असाइलम है। इसी चक्कर में फेस्टर को खुद को पकड़वाना था। वो जाते हैं सीधा उसी होटल के अंदर जहाँ पे बियंका की माँ भी ठहरी हुई थी। वो वहाँ का सबसे महंगा और सबसे बड़ा कमरा लेते हैं। उसके बाद में वहाँ पे तबाही मचा देते हैं। वहाँ की रिसेप्शनिस्ट पुलिस वालों को बुलाती है और यहाँ पे अंकल फेस्टर पूरे कमरे को बर्बाद करके खुद को अरेस्ट करवा लेते हैं। लेकिन साथ ही में गड़बड़ी हो जाती है कि बियंका की माँ भी पकड़ी जाती है जो कि यहाँ पे बस मैजिक के थ्रू रह रही थी। अब यहाँ पे फेस्टर से पूछा जाता है कि भाई साहब आपके इतने कितने पासपोर्ट और इतने कितने आइडेंटिटी प्रूफ और इतने कितने ड्राइविंग लाइसेंस है। अंकल फेस्टर की तरफ से बड़ा ही कमाल का आंसर आता है कि उसे घूमना काफी ज्यादा पसंद है। पागल तो था ही फेस्टर, वहाँ पे रखा हुआ कैक्टस भी फ्रूट समझ के खा जाता है। इसी चक्कर में यहाँ की जो शेरिफ थी वो सीधा विलो हिल यानी कि मेंटल असाइलम में कॉल करती है। लेकिन यहाँ पे एक और लेडी के बारे में कहा जाता है कि ये औरत पिछले 1 महीने से होटल में रह रही थी बिना चेक इन और चेकआउट के। सीन जिसके बाद में स्कूल में शिफ्ट हो जाता है। हम यहाँ पे एक प्रोफेसर को देखते हैं जो कि प्रिंसिपल के साथ ही खड़े थे। ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। बियंका और एजेक्स यहाँ पे थे, साथ ही में यूजिन और पक्सली भी थे। असल के अंदर इन सबको पनिशमेंट मिली थी। ये जो इन्विटेशन लेटर्स है वो इन सबको खुद मैनुअली तैयार करने थे। बियंका के पास मैसेज आ चुका था कि उसकी माँ अरेस्ट हो गई है। बियंका को यहाँ से जाना था लेकिन प्रिंसिपल उसे कहीं भी नहीं जाने देता है और यहाँ पे इन्विटेशन कार्ड को प्रिपेयर करने का काम दे जाता है। हम यहाँ पे वेडनेसडे को देखते हैं जो कि खुद की माँ से मिलने के लिए आई थी और एक बार फिर से पूछना चाहती थी कि आखिर जो एवियन है यानी कि उनकी खुद की जो मौसी थी ओफिलिया, आखिर उसकी क्या कहानी हो सकती है। मोटिशा सारी कहानी बताती है कि ओफिलिया बहुत छोटी थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी, स्कूल के अंदर चिल्लाती हुई बाहर निकली थी। उसने असल के अंदर उसकी पावर्स का काफी ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था। बिल्कुल वेडनेसडे की जैसी पावर्स थी उसकी आंखों में से खून निकलने लग गए थे। वो अपनी पावर्स को कंट्रोल कर ही नहीं पा रही थी। इसी चक्कर में इनकी माँ यानी कि नानी ने उसे विलो हिल भेज दिया और मोटिशा ने बहुत रोकने की कोशिश करी कि अगर वो बच्ची वहाँ पे रहेगी तो उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाएगी, वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। लेकिन इसकी नानी जो है उन्होंने कभी अपनी बच्ची को वापस बुलाने की कोशिश ही नहीं करी। अब तक 20 साल हो चुके हैं और अब तक भी उस बच्ची का कोई पता ठिकाना नहीं लगा है क्योंकि वो विलो हिल से भाग चुकी थी। बड़ी औरत हो गई होगी लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चला। इस बात से मोटिशा को बहुत दुख होता है और कहीं ना कहीं वो वेडनेसडे को भी इसी हाल में नहीं देखना चाहती है। तब तक यहाँ पे वेडनेसडे की नानी भी पहुंच जाती है और अब मोटिशा और उसकी माँ आपस में बात करना चाहते थे। वेडनेसडे को यहाँ से भेज दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये नानी माँ अपनी बेटी मोटिशा को तंग करने के लिए वेडनेसडे के लिए उस पूरी ग्रेवयार्ड को खरीद के वेडनेसडे के नाम कर देती है और जोर जोर से चिल्ला के कहती है कि आखिर हमारी बच्ची को पता तो चले कि हमारा फैमिली बिजनेस है क्या चीज। अगर लड़कियां सही जगह पैसा लगाएं तो इसमें आखिर हर्ज ही क्या है। उसके पास पूरा हक है कि वो सही काम करती रहे और फैमिली बिजनेस को आगे फॉलो करे। साथ ही में जाने से पहले वो वेडनेसडे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देके जाती है कि उस ग्रेवयार्ड का पुराना मालिक अगस्टस स्टोनहर्स्ट है, तो अगर उसे ढूंढ लिया जाएगा तो शायद ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। वेडनेसडे तो यहाँ से चली जाती है। तब यहाँ पे मोटिशा और उसकी माँ के बीच में बहस होना शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं मोटिशा को गाला इवेंट के लिए पैसे इकट्ठे करने थे अपनी माँ से क्योंकि उसके पास में बहुत ज्यादा ही पैसे थे। लेकिन यहाँ पे ये नानी माँ वेडनेसडे की बातों में आ चुकी थी और कहीं ना कहीं गुडी एडम की किताब के बारे में कहती कि वेडनेसडे को उसके खुद के फैसले लेने के लिए तुम्हें आजादी देनी पड़ेगी, ऐसे तुम हर बार उसके पीछे नहीं पड़ सकती हो। लेकिन वेडनेसडे की माँ को मोटिशा को अच्छी तरीके से पता था कि वो अपनी बेटी का सौदा इस गाला इवेंट के डोनेशन से तो बिल्कुल भी नहीं करेगी, चाहे उसकी माँ के साथ उसकी बने या ना बने। इस चक्कर में वो गुडी एडम की किताब को उठा के सीधा आग में जला देती है और अपनी माँ की बिल्कुल भी बात नहीं मानती है क्योंकि उसे वेडनेसडे की काफी ज्यादा परवाह थी। जिसके बाद में वापस से सीन बियंका और एजेक्स के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। एजेक्स समझ गया था कि बियंका काफी ज्यादा परेशान है। बियंका बता देती है कि उसकी माँ किसी गलत चीज के अंदर फंस गई है, पुलिस वाले उसे उठा के ले गए हैं और अगर उसने जान नहीं बचाई तो उसकी माँ हमेशा हमेशा के लिए जेल में चली जाएगी। एजेक्स बात समझता है और यहाँ पे बैठे हुए जो टीचर थे उन्हें वो सीधा पत्थर के अंदर
बदल के यहाँ से बियंका को ले जाने की प्लानिंग करता है, लेकिन पक्सली और यूजिन भी कहते हैं कि हमें चलना है। बियंका अपने सायरन म्यूजिक का इस्तेमाल करती है और इन दोनों को वहीं पे रुकने के लिए कहती है। सीनियर डायरेक्ट डॉक्टर फेरबन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो अब फेस्टर से इंट्रोगेशन करती है कि आखिर अगर उसे मेंटल असाइलम के अंदर लाया गया है तो उसके पीछे की वजह क्या है। बचपन की फेस्टर अपनी कहानियां सुनाता है कि बचपन से उसे मेंटल असाइलम के अंदर भेज दिया गया था। वो जैकेट जो कि उसके हाथ बांध देता है वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद था। साथ ही में इतने सारे कार्ड्स रखना, ऊपर से मैजिक होना, नेवरमोर का एक स्टूडेंट होना, आउटकास्ट होना, तो ये सब चीजें विलो हिल के अंदर रखने के लिए काफी थी। इसी चक्कर में सीधा फेस्टर को दिमाग के झटके लगाने के लिए भेज दिया जाता है और फेस्टर के लिए तो ये मानो एक प्लेजर था। जैसे एक झटका लगता है तो फेस्टर कहता है कि शुरुआत बड़ी अच्छी हुई है, क्या आप बुरा न माने तो एक झटका और दे सकते हैं। इसी के साथ में इसकी थेरेपी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे हम इसी असिस्टेंट को देखते हैं जो कि सबको पेंटिंग करवा रही थी ताकि पेंटिंग से सबको अच्छा फील हो, लेकिन फेस्टर का काम शुरू हो चुका था। वेडनेसडे ने उसे एक लुइस नाम के इंसान को ढूंढने के लिए कहा था। फेस्टर हर जगह लुइस को ढूंढ रहा था, जहाँ पे उसे खाने के मैस में एक लेडी दिखाई देती है जो कि बहुत ही भयानक दिखाई दे रही थी। उसके नाम पे लुइस ही लिख रखा था। इसी चक्कर में वो उस लेडी को अंदर लेके जाता है कमरे में, लेकिन पता चलता है उस लेडी का नाम लुइस नहीं बल्कि लुइस है। बट फर्क क्या पड़ता है, फेस्टर को वो लेडी पसंद आ गई थी, तो इनके बीच में छोटा मोटा सीन शुरू हो जाता है। जिसके बाद में सीनियर वेडनेसडे के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे एग्नेस आती है जो कि अगस्टस स्टोनहर्स्ट के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के लेकर आई थी। एग्नेस बताती है कि ये जो अगस्टस स्टोनहर्स्ट है वो हमारे नेवरमोर स्कूल के अंदर ही एक हेड टीचर हुआ करते थे जो कि साइंस पढ़ाया करते थे। असल के अंदर वो नॉर्मी थे, वो आउटकास्ट वाले बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन उनका दिमागी संतुलन हिला हुआ था। एक उम्र के बाद उन्हें खुद के ही विलो हिल के मेंटल असाइलम के अंदर भर्ती कर दिया गया। तो अगर स्टोनहर्स्ट को ढूंढ लिया जाएगा तो लुइस के बारे में भी आराम से पता चल जाएगा। अब ये सारी चीजें इनिट भी देख रही थी और उसे बहुत ज्यादा जेलसी हो रही थी। वो बार बार में सोच रही थी कि एग्नेस उसकी बहुत ज्यादा करीब आती जा रही है। इसी के चक्कर में इनिट लड़ने के लिए आ जाती है कि आखिर तुम मुझसे क्यों नहीं बात करती, तुम्हारे पास में कितने सारे सीक्रेट्स हैं, हम दोनों आपस में बातचीत कर सकते हैं, आखिर तुम किस मर्डर के ऊपर काम कर रही हो। लेकिन इस वक्त वेडनेसडे का पूरा ध्यान ये अगस्टस के ऊपर चला गया था और वो इनिट की बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि यहाँ पे वही कौवा आ गया है। एक नहीं, दो नहीं, 10 आ चुके हैं, 15 आ चुके हैं, 20 आ चुके हैं और वो इनिट को कमरे में जाने के लिए कहती है। इनिट बात नहीं मानती है। देखते ही देखते वो भयानक से सारे कौवों ने मिलकर अटैक कर दिया था, बहुत ही बुरा वाला। उस वक्त वेडनेसडे ने इनिट की जान तो बचा ली थी, लेकिन वहाँ पे थिंग बेचारा बीच में आ गया था। एक कौवा उठा के थिंग को ले गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वेडनेसडे ने थिंग को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि जाके फेस्टर को ये बता दो कि अगस्टस उसे विलो हिल के अंदर मिलेगा और उसी से लुइस के बारे में भी पता चलेगा। इसी चक्कर के अंदर ऑलमोस्ट थिंग को ऊपर से गिराया जाने वाला था, लेकिन इनिट ने उसकी जान बचा ली। वेडनेसडे को वो केप पहना हुआ वाला इंसान दिखाई देता है और उसे लगता है कि मर्डरर आसपास ही घूम रहा है, तो वेडनेसडे फुल स्पीड से भागती है, लेकिन एक टाइम के बाद में वो इंसान गायब हो जाता है। तभी वो म्यूजिक रूम के अंदर आती है और उसे यहाँ पे डॉक्टर फेरबन दिखती है। वेडनेसडे का पहला शक ये जाता है कि डॉक्टर फेरबन ही है जो कि इन सब चीजों के पीछे है, लेकिन यहाँ पे फेरबन बिल्कुल नॉर्मल खड़ी थी और वेडनेसडे कहती है कि आखिर आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। तो फेरबन कहती है कि वो म्यूजिक टीचर से मिलने के लिए आई है, उसे अपने मेंटल असाइलम के अंदर एक म्यूजिक टीचर की जरूरत है। इतनी ही देर के अंदर जो म्यूजिक टीचर है इजाडोरा वो भी पहुंच जाती है, जिसकी सांसें काफी ज्यादा फूल रही थी वेडनेसडे को, जिसके बाद दूसरी बार इसके ऊपर शक होता है। तो अब इजाडोरा कहती है कि बस हम लोग बातचीत करने वाले थे, क्योंकि मैं वहाँ पे म्यूजिक सिखाने के लिए जाने वाली थी, मुझे लगता है कि तुम गाला इवेंट से अपना नाम हटवाने के लिए आई हो। लेकिन वेडनेसडे मना कर देती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं गाला इवेंट के अंदर परफॉर्म करूंगी। लेकिन यहाँ पे वो खिड़की से देख लेती है कि डॉक्टर फेरबन को उसकी असिस्टेंट लेने के लिए आई है। यहाँ पे उसे छोटा मोटा डाउट होने लग जाता है, जिसके बाद में सीनियर बियंका की माँ के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जिसे पुलिस वाले इंट्रोगेशन कर ही रहे थे। तभी यहाँ पे बियंका आ जाती है एजेक्स के साथ में और पुलिस वालों के ऊपर अपना मैजिक इस्तेमाल करके अपनी माँ को वहाँ पे आराम से ले जाती है। वेडनेसडे ने थिंग को इन दोनों के पीछे ही लगा दिया था ताकि विलो हिल जाके उसे छोटी मोटी चीजें तो पता चल ही जाए। अब तक यहाँ पे वेडनेसडे की माँ मोटिशा आती है जो कि वेडनेसडे को डांटती है कि आखिर चल क्या रहा है, थिंग ऑलमोस्ट मरने वाला था, तुम्हारी फ्रेंड के ऊपर भी काफी ज्यादा मुसीबतें आने वाली थी। फेस्टर जो कि कभी पकड़े नहीं जाते जब तक कि वो खुद ना चाहे, उन्हें भी तुमने पकड़वा दिया है, आखिर विलो हिल के अंदर तुम करना क्या चाहती हो। वेडनेसडे अभी इन सब बातों के ऊपर बिल्कुल भी जवाब नहीं देना चाहती है, क्योंकि चीजें ऑलमोस्ट वो कहीं ना कहीं पकड़ने वाली थी, लेकिन मोटिशा उसे ये सारी चीजें रोकने के लिए कह देती है। जिसके बाद में सीनिया वापस से फेस्टर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। हर जगह पहले तो लुइस को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी थिंक आके उसे अगस्टस स्टोनहर्स्ट के बारे में कहता है, यानी कि अब अंकल फेस्टर को अगस्टस के बारे में पूछना था। तभी वो यहाँ के गार्ड से कहता है, यानी कि पागलों जैसी बातें करके, कि उसने टिकट सोल्ड आउट करे थे और उसी टिकट का प्राइस उसे देना था। तो ये गार्ड कहता है कि वो देखिए अंदर बैठे हैं, अगस्टस ज्यादा किसी से बात नहीं करते, अगर तुम्हें बात करना है तो थोड़ी देर बात करके उन्हें अपने कमरे के अंदर छोड़ देना। फेस्टर फटाफट से जाता है अगस्टस के पास में, उनसे बातचीत करने लगता है कि आखिर लुइस कौन है, तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। उनके पीछे उनका एक पैरेट बैठा था जो कि बिल्कुल उनके ही जितना काफी ज्यादा एजेड था और हमेशा अगस्टस के साथ ही रहा करता था। ये पैरेट कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन जब फेस्टर को पता चलता है कि ये सब कुछ बता सकता है कि आखिर लुइस का क्या लेना देना है और लुइस उसे कहाँ पे मिल सकता है, तो वो उसे करंट के झटके देता है और ये पैरेट अपने मुंह से सब कुछ बक देता है, यानी कि कुछ नंबर्स बताता है जहाँ पे उसे लुइस मिल सकता था। जिसके बाद में वेडनेसडे सीधा अपने स्कूल के टीचर के पास में जाती है, अगस्टस स्टोनहर्स्ट के बारे में पूछती है। तो ये टीचर बताते हैं कि आज से काफी सालों पहले वो यहाँ के टीचर हुआ करते थे, लेकिन वो एक नॉर्मी थे। पहले तो वो अच्छे से काम किया करते थे, लेकिन बाद में बड़ा अजीब सा बिहेव करने लग गए। उसके बाद में उन्होंने अपना विलो हिल का मेंटल असाइलम बना लिया। वेडनेसडे
पूछती है कि क्या उनकी कोई बेटी थी या बीवी थी लुइस नाम की, तो ये डॉक्टर बताते हैं कि नहीं, उनकी बीवी तो बहुत टाइम पहले ही मर गई थी। हाँ, उनकी एक बेटी जरूर थी। साथ ही में अगस्टस ने अपनी बेटी के लिए एक एवियरी बनाई थी जहाँ पे वो अपनी प्रैक्टिस कर सकती है, यानी कि उसी की बेटी एवियन थी, वो जो कि पक्षियों के ऊपर कंट्रोल कर सकती है। इसका मतलब तो बिल्कुल क्लियर हो चुका था कि अभी तक इन सब चीजों के पीछे जो भी है वो अगस्टस की बेटी ही है। अब आखिर वो कौन है ये पता लगाना बाकी था। यहाँ पे हम एजेक्स को देखते हैं जो कि बियंका की माँ को छुपाने के लिए एक खुफिया रास्ते की तरफ पहुंच गया था, लेकिन ये खुफिया रास्ता बिल्कुल प्रिंसिपल बैरी के कमरे तक होके जाता है। प्रिंसिपल बैरी किसी से बात कर रहे थे कि वो चीजों को संभाल लेंगे, लेकिन तभी उन्हें किसी की आवाज आती है। सही टाइम पे एजेक्स और बियंका अपनी माँ को छुपा लेते हैं, नहीं तो आज तो बैरी को भी पता चल जाता। ये खुफिया रास्ता प्रिंसिपल रूम से होके जा रहा था, जिसके बाद में सीन या विलो हिल के ऊपर ही शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे एक तरफ तो थॉर्नेल को लेके जाया जा रहा था, वहीं पे दूसरी तरफ फेस्टर को भी लेके जाया जा रहा था। इसका मतलब साफ था कि थॉर्नेल को ये तो समझ में आ गया था कि एडम्स फैमिली भी इस मामले के अंदर घुसी हुई है, और फेस्टर हर जगह यही ढूंढ रहा था कि आखिर उसे लुइस कहाँ पे मिल सकता है। तभी अगस्टस को जब वो लेके जा रहा था तो वो एक दरवाजे की तरफ इशारा करता है। फेस्टर को समझ में आ गया था कि इस दरवाजे के पीछे जरूर कुछ न कुछ है। थॉर्नेल यहाँ पे फेरबन को बता देती है, क्योंकि डॉक्टर फेरबन को लग रहा था कि थॉर्नेल यहाँ पे इनके काम बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। थॉर्नेल फालतू फालतू की बातें कर रही थी कि आखिर टाइलर जो है वो कभी भी उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसकी मास्टर है, और मास्टर को मारना तो मतलब किसी हाइट के लिए खुद के लिए गड्ढा खोदना है। लेकिन डॉक्टर फेरबन को समझ में आ गया था कि टाइलर इतना ज्यादा भड़का हुआ है कि वो थॉर्नेल को कभी भी मार सकता, तो थॉर्नेल वैसे भी इनके कोई काम की नहीं है। तभी यहाँ पे थॉर्नेल अपना मुंह खोलना शुरू करती है कि मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। एडम्स फैमिली का एक आदमी है जो कि यहाँ पे घूम रहा है। अगर एडम्स फैमिली का कोई भी मेंबर यहाँ पे आ गया है तो समझ लीजिए आपके लिए मुसीबतें आने वाली है। अब यहाँ पे डॉक्टर फेरबन को कुछ तो समझ में आ गया था कि वेडनेसडे कोई खिचड़ी पका रही है। यहाँ पे जैसे अंकल फेस्टर उस कमरे में जाने वाले थे जहाँ पे उसे लुइस मिल जाती, लेकिन तभी डॉक्टर फेरबन अपने गार्ड्स के साथ में उसे झटका दे देते हैं और बिठा देते हैं, और साथ ही में ऐसे कमरे में बंद कर देते हैं जहाँ पे स्लर्प को रखा गया था। स्लर्प गाइस यानी कि पग्सली का ज़ॉम्बी पेट। जिसके बाद ये सारी चीजें वेडनेसडे को थिंक आके बता देता है, क्योंकि थिंक विलो हिल के अंदर ही घूम रहा था। वेडनेसडे अपना सारा प्रोग्राम बना चुकी थी कि आखिर वो विलो हिल के अंदर कैसे घुसेगी, साथ ही में एग्नेस को कैसे गार्ड्स का ध्यान भटकाना है। वेडनेसडे अंदर जाएगी, फेस्टर के लिए उसने पहले से ही इस खाना बनाने वाली को तैयार कर दिया था। तो अब इन सारी चीज के बीच में इनिट कहती है कि आखिर मेरा क्या काम है, तुमने एग्नेस को सारे काम बता दिए लेकिन मुझे कोई काम नहीं बताया। वेडनेसडे को तो पहले से अच्छे से पता था कि इनिट कहीं ना कहीं मारी जाएगी, तो उसे तो लेके ही नहीं जाना, लेकिन जब इनिट जिद करती है तो उसे काम बता दिया जाता है कि तुम बिल्कुल मेरी बैकअप हो, अगर मुझे कुछ भी हो जाता तो तुम्हें सीधा पुलिस वालों को कॉल करना है और पुलिस स्टेशन में बताना है कि विलो हिल के अंदर किसी तरीके की तो एक्सपेरिमेंट चल ही रहे हैं, और उस कांड को आके वो लोग पर्दाफाश कर दे। म्यूजिक टीचर को देखते हैं जो कि विलो हिल के अंदर म्यूजिक सिखाने के लिए गई थी, और वेडनेसडे उसी की गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। एग्नेस का काम गार्ड्स का ध्यान भटकाना था। वो दरवाजा खोलती है, एग्नेस अंदर चली जाती है, और एक गार्ड जब वॉशरूम गया था तो वो वहाँ पे फटाके लगा के आ जाती है। अब जैसे ही म्यूजिक टीचर की गाड़ी की डिक्की ओपन करी जाती है तो वो जोरदार ब्लास्ट होता है, सबका ध्यान भटक जाता है। इतनी देर में तो वेडनेसडे वहाँ से बाहर निकल जाती है, और गाड़ी जब चेक करी जाती है तो उन्हें खाली मिलती है, यानी कि वेडनेसडे बहुत आराम से अंदर चली गई थी। जिसके बाद ये इसी कुकिंग करने वाली लेडी के पास में जाती है और इसकी गाड़ी के नीचे बैठ जाती है। हम यहाँ पे फेरबन को देखते हैं जो कि म्यूजिक टीचर को लेके इन सारे मेंटल्स के पास में जाती है, और उसके बाद में उन्हें अच्छा गाना सुनाने के लिए उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट करती है कि मैं आपको सिखाऊंगी तो सही, लेकिन उससे पहले मैं आपको अच्छा गाना भी सुना देती हूँ। यहाँ पे हम अगस्टस को भी देखते हैं जो कि यहीं पे बैठा हुआ था। अब तक वेडनेसडे ऑलमोस्ट अपने अंकल फेस्टर के पास पहुंच चुकी थी, उनके हाथ पाथ खोल देती है। अंकल फेस्टर बड़ा प्राउड फील कर रहे थे कि उनकी बच्ची हमेशा अच्छा ही काम करती है, इतने कम टाइम के अंदर पहुंच गई। लेकिन तभी इन्हें यहाँ पे स्लर्प भी दिखाई देता है जो कि गंदे बच्चे के जैसे इनके ऊपर अटैक कर रहा था। फेस्टर फिर से उसे झटका लगा के पीछे कर देते हैं, लेकिन तब तक स्लर्प काफी ज्यादा अब कह सकते पावरफुल हो चुका था, उसमें इंसानी शक्ल आने लग गई थी और वो खुद की पावर से आराम से उसे तोड़ पाता है। यहाँ पे एक तरफ थॉर्नेल को ले जाया ही जा रहा था, लेकिन थॉर्नेल सबको समझाती है कि टाइलर को कंट्रोल करने में उसी की मदद लगेगी, और तभी वो यहाँ पे वेडनेसडे को भागती हुई देखती है। यानी कि थॉर्नेल को समझ में आ गया था कि वेडनेसडे इसी मेंटल असाइलम के अंदर है, यानी कि चीजें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। इतनी ही देर में जो स्लर्प था यानी कि ज़ॉम्बी था वो बाहर निकल जाता है, गार्ड्स के ऊपर अटैक कर देता है, उन्हें मार देता है। जहाँ एक तरफ म्यूजिक टीचर गाना बजा रही थी वहीं पे गार्ड्स आके उसे इन्फॉर्म करते हैं ज़ॉम्बी है वो भाग गया है और सभी के ऊपर अटैक कर रहा है। तो डॉक्टर फेरबन कहती है कि तुम लोगों को जो समझ में आ रहा है तुम लोग वो करो, लेकिन वो ज़ॉम्बी यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए, बस उसे अंदर की तरफ रोक के रखो। और वो बाकी सारे मेंटल को यहाँ पे भगाने की कोशिश करती है। साथ ही में अगस्टस को भी एक कमरे के अंदर ले जाती है ताकि वो बिल्कुल सेफ रहे। वेडनेसडे फेस्टर के साथ में उसी कमरे के अंदर पहुंच जाती है जहाँ पे इन्हें शायद लुइस के बारे में सब कुछ पता चलने वाला था। फेस्टर को ये कोड पहले से ही अगस्टस के तोते ने बता दिया था। अंदर जाने के बाद इन्हें किसी तरीके का पजल दिखाई देता है। दरवाजा सरकाने के बाद इन्हें एक रास्ता दिखाई देता है। इसी के साथ में वहाँ पे बहुत बड़े बड़े अक्षरों के अंदर एक चीज लिखी हुई थी। लुइस किसी इंसान का नाम नहीं था बल्कि यहाँ पे चलने वाले रिसर्च का नाम था। इसका मतलब साफ था कि नीचे जाते ही उसे काफी सारे आउटकास्ट मिलेंगे, वो सारे लोग जो कि विलो हिल के अंदर मारे गए थे। असल के अंदर वो मारे नहीं गए थे बल्कि उन सब के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा था। ये सब कुछ अगस्टस ने स्टार्ट करा था, साथ ही में उसकी बेटी भी इसी काम के अंदर लगी हुई थी और इन सारे लोगों को गायब कर दिया गया था, अपनी फैमिली से दूर कर दिया गया था, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा था। वेडनेसडे को यहाँ पे वही कौवा भी दिखाई देता है और अब उसके सामने सारी पिक्चर क्लियर हो चुकी थी। वो इंसान भी आने वाला था, नकाबपोश, जो कि अब तक ये सारी चीजें कर रहा था। ये और कोई नहीं बल्कि
कि अब तक ये जो असिस्टेंट घूम रही थी वही थी, यानी कि अगस्टस की बेटी। अब वो यहाँ पे पूरी पिक्चर क्लियर करती है। अगस्टस एक नॉर्मल इंसान था, उसे हमेशा आउटकास्ट लोगों से बहुत ज्यादा प्यार था, उसे भी वो पावर्स चाहिए थी, लेकिन कभी भी आउटकास्ट वालों ने उसे इंपॉर्टेंस नहीं दी। इसी चक्कर में वो आउटकास्ट वालों को विलो हिल के अंदर लाने लगा। मेंटल असाइलम के बाद में उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया। उसके बाद में उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। इस बात से वेडनेसडे और फेस्टर को बहुत ज्यादा धक्का लगता है कि आखिर ये लोग इतने बुरे कैसे हो सकते हैं, आखिर अगस्टस इतना बुरा कैसे हो सकता है कि अपनी बेटी के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करता है। तभी बेटी कहती है कि नहीं, उनका एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी फेल नहीं किया था, बिल्कुल सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था। मुझे ही देखो, मैं एक नॉर्मी पैदा हुई थी, लेकिन आज मेरे पास में दुनिया की सारी पावर्स है। अगस्टस की बेटी के पास में एवियन की पावर आई थी, यानी कि वो जानवरों को आराम से कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन उसने जो आउटकास्ट के लोगों को बंदी बना रखा था, ये चीज बहुत ही गलत थी। फेस्टर और वेंसडे ने मिलकर उसको बहुत बुरी तरीके से झटका दिया। इस चक्कर के अंदर पूरे विलो हिल की लाइट्स चली गई, सारे सिक्योरिटी डोर्स खुल गए। जितने भी मेंटल यहाँ पे थे, खैर मेंटल तो नहीं थे, ये बिल्कुल ठीक ही थे, आउटकास्ट वाले, इन सब ने मिलकर इस लेडी के ऊपर बुरी तरीके से अटैक कर दिया। यहाँ पे अभी भी एक लेडी थी जो कि बहुत डरी हुई थी और अंदर ही बैठी थी, बाहर भी नहीं निकल रही थी। वेंसडे उसे धीरे धीरे करके ऊपर लाने लगती है। यहाँ पे हम स्लर्प को देखते हैं जो कि न जाने कितने सारे इंसानों को मारने लगा था, बुरी तरीके से उन्हें खाने लगा था। थॉर्नहिल फटाफट से चाबी वगैरह लेती, खुद के ताले खोलती और उसके बाद में सीधा टाइलर के पास पहुंच जाती है। उसके हाथ वाथ खोलती और उसे कहती कि देखो बेटा, मैं तुम्हें बचाने के लिए आई थी, मम्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। लेकिन टाइलर को पता था कि थॉर्नहिल ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अगर थॉर्नहिल ने उसे कभी भी हाइड में बदला नहीं होता या फिर उसे प्रवोक नहीं किया होता तो आज उसकी जिंदगी बहुत अच्छी होती। तो इसी चक्कर के अंदर उसने थॉर्नहिल को पकड़ लिया, बहुत बुरा वाला वो मॉन्स्टर बन गया। उसके बाद में थॉर्नहिल के रिक्वेस्ट करने पे वो उसे भागने का मौका देता है, लेकिन तब तक टाइलर एक हाइड के अंदर बदल चुका था। थॉर्नहिल बहुत भागने की कोशिश करती है, लेकिन आगे जाके टाइलर उसे जान से मार ही देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि विलो हिल के सारे पागल भाग चुके थे, फेस्टर भाग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं आखिर में उसे लुइस मिल जाती है, जिसे वो आखिरी किस करके अलविदा करता है। आखिर के अंदर डॉक्टर फेयरबर्न को भी देखते हैं जो कि अगस्टस को बचा रही थी, लेकिन स्लर्प यहाँ पे भी आ जाता है और इन दोनों को मार के इन दोनों के दिमाग खा जाता है। स्लर्प कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज्यादा सही कर रहा था, वो ज़ॉम्बी अब इंसानों के अंदर बदलने लगा था। आखिर के अंदर हम वेंसडे को देखते हैं जो कि इसी लेडी को यहाँ से भागने के लिए कहती है और अब कहीं ना कहीं वेंसडे के सामने टाइलर आ खड़ा हुआ था जो कि एक हाइड था। वेंसडे को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, उसे लग ही रहा था कि उसकी मौत तो तय ही है या फिर टाइलर शांत हो जाए, लेकिन चीजें बहुत ज्यादा गड़बड़ हो चुकी थी। काफी सारे पुलिस वाले यहाँ पे आ चुके थे और तभी वेंसडे उड़ती हुई आती है और सीधा जमीन पे धटाट करके गिरती है। काफी ज्यादा खून वून निकल जाता है, ऑलमोस्ट अधमरी हो चुकी थी। थिंग भी आके उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वेंसडे में किसी भी तरीके की हरकत नहीं थी। और इसी के साथ में हम टाइलर को देखते हैं जो कि गाड़ियों के ऊपर कूद कूद के लोगों को मार रहा था और उसके बाद में यहाँ से भाग जाता है जंगलों के बीच में। इसी सस्पेंस के साथ में गाइस ये बहुत अमेजिंग 4th एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि वेंसडे मर जाएगी, क्योंकि हमने इसका अगला ट्रेलर भी देख लिया है कि जहाँ पे वेंसडे कोमा के अंदर चली गई है, वापस से उसे उठा दिया गया है। टाइलर जो कि हाइड बन के जंगलों में भाग गया है, उसका भी एक अलग सीन होने वाला है। इनिट की मौत का भी एक अलग सीन होने वाला है। साथ ही में और भी न जाने कितने सारे सस्पेंस निकल के बाहर आएंगे जो कि हमें बाकी के 4 एपिसोड में मिल जाएगा। तो गाइज आप सभी लोगों को ये 4th एपिसोड कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों के साथ में किसी अगली मूवी में, किसी अगली सीरीज में। बाकी वेंसडे तो हम 3rd सितंबर को 5th एपिसोड के साथ में मिलेंगे। तो गाइज तब तक के लिए टाटा।